अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इंस्पेक्टर अहमद यार खान की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। कत्ल की कहानियाँ तो आप बेशुमार ही सुन चुके हैं। मैं अकेला ही ये कहानियाँ नहीं सुना रहा, दूसरे हजरात भी अपनी अपनी तफ्तीशी कहानियाँ पेश कर रहे हैं। हर कत्ल का कोई ना कोई बायस होता है। घरों के झगड़े कत्ल का बायस बन जाते हैं और ख़ानदानी दुश्मनियाँ भी चलती हैं। और कभी कोई शख्स अचानक इस कदर इश्तियाल में आ जाता है कि बेकाबू होकर कत्ल की वारदात कर देता है। इंतकामी कत्ल भी होते हैं, लेकिन कत्ल की बाज़ ऐसी वारदातें भी देखी हैं जिनके बायस नफसियाती थे। ये जो वारदात सुनाने लगा हूँ, इसमें एक नौजवान लड़की की नफसियात कार फरमा थी। जब कत्ल की ये वारदात हुई, उस वक्त भी मैं क्राइम्स ब्रांच में था। मकतूल कोई अहम शख्सियत नहीं था कि इसके कत्ल की तफ्तीश क्राइम ब्रांच को दी जाती। ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि मकतूल के लवाहिकीन ने ऊपर दरख्वास्त देकर ये साबित कर दिया हो कि मुतालिका थाने का थानेदार तफ्तीश में कोताही कर रहा है और वो दानिस्ता कातिलों को पकड़ नहीं रहा। मकतूल तो नामी गिरामी गुंडा और बदमाश था, जुराइम पेशा भी कह सकते हैं। अलबत्ता वो सफ़ेद पोश बदमाश था। इसकी उम्र 40 साल से शायद 1-2 साल ऊपर थी। खूबरू आदमी था और शरीफाना लिबास पहनता था। जो लोग उसे नहीं जानते थे वो इसे सोसाइटी का मोअज़्ज़िज़ आदमी समझते थे और ज़रा सा भी शक नहीं करते थे कि ये किसी और कुमाश का आदमी है। थोड़ा सा लिखा पढ़ा था, लेकिन बोलता था तो पता चल जाता था जैसे कि अच्छा खासा तालीम याफ्ता हो। उसने जुराइम पेशा अफराद का अपना एक गिरोह बना रखा था। किसी को ब्लैकमेल करना होता, किसी के किराएदार से मकान खाली कराना होता या किसी से फंसी हुई रकम निकलवानी होती, वो ऐसा ही कोई काम करता था। वो घटिया किस्म का गुंडा और बदमाश नहीं था। मैं इसे बड़ी अच्छी तरह जानता था। मैं ही नहीं, पूरी की पूरी क्राइम्स ब्रांच इसे जानती थी और क्राइम्स ब्रांच का अंग्रेज़ अफसर भी इससे वाकिफ़ था। इसकी वजह ये थी कि ये शख्स क्राइम्स ब्रांच का काबिल एतमाद मुखबिर था। ये भी एक वजह थी कि इसके कत्ल की तफ्तीश हम लोग खुद करना चाहते थे। दूसरी वजह ये हुई कि ये शख्स मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी मुखबिर था। इसके कत्ल की खबर मिलिट्री की इंटेलिजेंस को मिली तो इंटेलिजेंस का एक अंग्रेज़ अफसर हमारे अफसरों के पास आया और कहा कि इस शख्स के कत्ल की तफ्तीश थाने में ना हो बल्कि क्राइम्स ब्रांच करे, क्योंकि ये शख्स क्राइम ब्रांच का मुखबिर था और शक है कि इसे दुश्मन ने न मरवाया हो। इस वक्त जंग अज़ीम का फैसला कुन दौर शुरू हो चुका था और हिंदुस्तान में जर्मनी और जापान के जासूस कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। वो सब के सब हिंदुस्तानी थे। शक ये था कि जासूसों के किसी रिंग को पता चल गया होगा कि ये शख्स इंटेलिजेंस का मुखबिर है, या इन्हें ये पता चला होगा कि हमारे फलां आदमी को इसने पकड़वाया था तो उन लोगों ने इसे कत्ल कर दिया। इस अंग्रेज़ अफसर ने यह भी बताया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को जासूसों के एक रिंग की निशानदही हुई है, लेकिन अभी इसके तमाम मेंबरों का पता नहीं चला। 2 मेंबरों के मुतालिक यकीन हो गया है कि वो इस रिंग के आदमी हैं और मकतूल इनके साथ साई की तरह लग गया था। अगर वो आदमी इस रिंग के सामने आ गए थे तो पुलिस के लिए तफ्तीश आसान हो गई थी कि इन दोनों को पकड़कर इनसे तफ्तीश की जाए और 3rd डिग्री का तरीका इस्तेमाल करके इनसे एक बालिग जुर्म करवाया जाए। मगर इंटेलिजेंस ने ये मुश्किल पैदा कर दी कि इन 2 जासूसों को छेड़ना ही नहीं। वजह ये थी कि इन 2 को हम पकड़ लेते तो बाकी तमाम रिंग ज़मीन के नीचे चला जाता। इंटेलिजेंस का अपना एक तरीक़ाकार होता है। पूरे रिंग को पकड़ने के लिए इस रिंग के 1-2 आदमियों को खुली छुट्टी दे दी जाती है और फिर मुखबिरों के ताक़ुब रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता रिंग के हर आदमी की निशानदही हो जाती है। ये केस मुझे दिया गया था। मुझे तवक्को तो ये थी कि पहले की तरह मेरे साथ एक अंग्रेज़ इंस्पेक्टर होगा, लेकिन पहली बार मुझे एक हिंदुस्तानी थानेदार दिया गया जो सब इंस्पेक्टर था और सिख था। उसका नाम जगत सिंह सिद्धू था। मैं इस वक्त इंस्पेक्टर था। इसका मतलब ये था कि ये तफ्तीश 100% मेरी जिम्मेदारी थी। सिद्धू मेरे मातहत था। ये वारदात शहर से मुल्हिका एक आबादी की थी
जिस में बहुत से मकान नए नए बने थे। ये मिडिल क्लास लोगों की आबादी थी। मुझे जिस रोज़ ये केस दिया गया वो कत्ल के बाद का चौथा दिन था। मुतालिका थाने का थानेदार एक हिंदू सब इंस्पेक्टर जयपाल था। मकतूल का नाम अब्दुल वदूद जमाली था। इससे अब्दुल वदूद तो कोई कहता ही नहीं था, न लोगों को उसका नाम पता था। वो जमाली के नाम से मशहूर था। हम जयपाल के थाने में गए। इसे हुक्म मिल चुका था कि इस केस में तफ्तीश क्राइम्स ब्रांच करेगी। हमने इससे फाइल ले ली और पूछा कि अब तक वो क्या कुछ कर चुका है और इसे क्या कुछ मालूम है और वो किसी नतीजे पर पहुंचा है या नहीं। इससे हमें ये तवक्को रखनी नहीं चाहिए थी कि वो इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच चुका होगा। ये वारदात इस तरह हुई थी कि कत्ल की रात मकतूल जमाली अपने घर नहीं था। आधी रात के कुछ देर बाद उसकी बीवी बाहर निकली। वो खामिद के इंतज़ार में थी और उसने दरवाज़ा खोल रखा था। खुले का मतलब ये था कि उसने अंदर चटखनी नहीं चढ़ाई थी। वो बाहर निकली तो देखा कि जमाली दरवाजे के अंदर गिरा पड़ा है। उसका जिस्म दरवाजे के अंदर था और पाँव दहलीज पर थे। दरवाजे का एक किवाड़ खुला हुआ था। बीवी ने घबराकर उसे उठाने की कोशिश की और उसे बुलाया और हिलाया जुलाया, लेकिन वो मर चुका था। बीवी ने बत्ती जलाकर देखा, जमाली की नाक में खून जमा हुआ था, यानी खून नाक में से निकल रहा था और वहाँ जम गया था। होठों के साथ भी खून लगा हुआ था। बीवी गली में निकल आई और शोर मचाया। महल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। जिसने भी जमाली को देखा उसने कहा, ये तो मर चुका है। 2-3 आदमी थाने में इतला देने के लिए दौड़ पड़े। वो मकतूल की बीवी को साथ न ले गए। सब इंस्पेक्टर जयपाल को घर इतला दे दी गई तो वो इसी वक्त उठकर आ गया और फिर मौके पर पहुंचा। जयपाल ने लाश को देखा तो इससे लाश के सर पर एक जगह अच्छा खासा उभार नजर आया, जिससे साफ पता चलता था कि यहाँ इसको डंडे या लाठी की शदीद ज़रब लगाई गई है। जिस्म पर कोई और जख्म नहीं था, न कहीं ज़रब का निशान था। जयपाल ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और वहीं तफ्तीश शुरू कर दी। थाने रिपोर्ट पहुंचने से लेकर लाश के पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने तक खासा वक्त गुजर गया था। फजर की अजान होने लगी। कुछ देर बाद मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को जाने लगे। जयपाल मकतूल के घर ही बैठ गया और मकतूल की बीवी से पूछगछ कर रहा था। 2 आदमी अंदर आए और जयपाल को कुछ पैसे और कुछ कागजात दिए। उन्होंने बताया कि ये नोट और ये कागज़ साथ वाली गली में पड़े हुए थे। ये इस वक्त लोगों की दयानतदारी और ताउन था कि उन्होंने ये रकम उड़ा न ली, बल्कि ये समझ कर के ये मकतूल की हो सकती है, थानेदार के पास ले आए। इन कागज़ों में एक डाक का लिफाफा था जिस पर मकतूल जमाली का नाम और पता लिखा हुआ था। जमाली के कत्ल की खबर सारी आबादी में पहुंच गई थी। ये आदमी एड्रेस देखकर ठीक समझे कि ये पैसे भी जमाली के होंगे। उन्होंने बताया कि 100-100 रुपये के 2 नोट गली में एक जगह गिरे पड़े थे और 2-3 कदम आगे 10-10 और 5-5 के 4-5 नोट पड़े हुए थे और कागज़ों की छोटी छोटी 2-3 पर्चियाँ और डाक का लिफाफा इनसे ज़रा आगे गिरा पड़ा था। दरअसल जयपाल को जमाली की बीवी पर शक था। वो समझा कि जमाली बहुत देर से घर आया होगा और उसका इस्तकबाल बीवी ने दरवाजे में ही किया होगा और वो इस बात पर गुस्से में आ गई होगी कि वो इतनी देर से आया है। इनकी आपस में तू तकार हुई होगी और बीवी ने कोई डंडा सोटा हाथ में आया तो गुस्से में उसके सर पर दे मारा होगा और इस तरह खामिद की मौत वाक़ई हुई। लेकिन जब जयपाल को ये नोट और दूसरे कागज़ मिले तो उसका शक तब्दील हो गया। जयपाल इसी वक्त उठा और उस जगह पहुंचा जहां ये नोट और कागज़ वगैरह पड़े हुए थे। इस जगह जाने से पहले जयपाल ने लिफाफे में से खत निकाल कर पढ़ा। ये खत अम्बारा से जमाली के एक दोस्त ने लिखा था। इसमें इतना ही लिखा था कि मेरे बेटे का खतना फला तारीख है और तुम ज़रूर आना। सुबह की रोशनी अभी खासी धुंधली थी। जिस गली में ये कागज़ वगैरह पड़े हुए थे वहाँ गली की बिजली की बत्ती जल रही थी। जयपाल ने इस गली को अच्छी तरह देखा। उसने अपने कांस्टेबलों से कह दिया था कि गलियों में लोग ज़्यादा चले फिरे नहीं। जयपाल के लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि मकतूल को घर में या घर के दरवाजे पर कत्ल नहीं किया गया, बल्कि इसे कहीं और कत्ल करके उठाया गया और घर तक लाश लाई गई थी। इसलिए ये नोट और ये कागज़ उसकी ऊपर वाली जेब से गिर पड़े। इसका दूसरा शक ये भी था कि इसी जगह मकतूल की किसी के साथ लड़ाई हुई होगी और आखिर उसके सर पर लाठी या डंडा मारा गया
और फिर लाश उठाकर घर फेंकी गई। या ये भी हो सकता था कि जमाली इतनी शदीद ज़र्ब खाकर अपने घर तक पहुंच गया, लेकिन दहलीज पर गिरा और मर गया। ये नोट और कागज़ लड़ाई के दौरान गिरे होंगे। जयपाल वापस मकतूल के घर चला गया और उसकी बीवी से पूछने लगा कि इसके मकतूल खामिद की दुश्मनी किसके साथ थी। बीवी को कुछ मालूम नहीं था। जयपाल भी मकतूल को जानता था और उसे मालूम था कि जमाली क्राइम्स ब्रांच का मुखबिर है और उसने अफसरों के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक पैदा कर रखा था। सुबह बड़ी अच्छी तरह रोशन हो चुकी थी। जयपाल मकतूल की बीवी से पूछगछ कर रहा था कि फिर एक आदमी ने उसे आकर बताया कि गली में इसने और कुछ और लोगों ने खून के धब्बे देखे हैं। जयपाल फौरन उठा और फिर इस गली में चला गया। ये खून के कतरे थे जो गली में गिरते आए थे। जयपाल ने हमें बताया कि हर धब्बा अठन्नी जितना बड़ा था, यानी आज के 50 पैसे के सिक्के जितना बड़ा। हर धब्बे या कतरे के दरमियान 5-6 कदम या इससे कम फासला था। बाज़ धब्बों पर गली में चलने वाले लोगों के पाँव आ गए थे, लेकिन गौर से देखने पर धब्बा नजर आ जाता था। जयपाल खून के ये धब्बे देखता आया और आखिरी धब्बा मकतूल के घर से 10-12 कदम दूर था और वहाँ धब्बों के दरमियान फासला ज़्यादा हो गया था। जयपाल फिर वापस चल पड़ा और धब्बे देखता गया। धब्बे से इस गली में से एक और गली में ले गए और ये गली आगे से मुड़ती थी। इसमें भी ये धब्बे नजर आए और एक जगह धब्बों का दरमियानी फासला कम हो गया और फिर एक जगह धब्बे खत्म हो गए। जयपाल अकल वाला और तजुर्बे वाला थानेदार था। उसने लाश देखी तो लाश के होंठों पर खून लगा हुआ था और नाक के बाहर यानी नथनों में खून जमा हुआ था। उसने बिल्कुल ठीक सोचा कि मकतूल को कहीं और कत्ल किया गया और उसकी लाश कंधे पर उठाकर उसके घर लाई गई। लाश का मुंह नीचे होगा, इसलिए इसकी नाक से खून गिरता रहा। अगर मकतूल अपने पाँव चलकर घर तक पहुंचा होता तो खून से उसके कपड़े लाल होते, लेकिन इसके कपड़ों पर खून का जरा सा भी धब्बा या कतरा नहीं था। अब जयपाल की तवज्जो जुर्म पेशा लोगों की दुनिया की तरफ हो गई। जमाली कोई शरीफ आदमी तो था नहीं। उसका अपने जैसे किसी बदमाश के साथ झगड़ा हो गया होगा और उसके सर पर ज़र्ब लगाकर मारा गया और उसकी लाश उठाकर उसके दरवाजे में फेंक दी गई। लाश हमदर्दी की वजह से नहीं फेंकी गई होगी, बल्कि ये एक किस्म की तंज थी कि ये लो अपने आदमी की लाश वसूल कर लो। इससे जयपाल को फिर जमाली की बीवी पर शक हुआ। अगर जमाली की लाश तंज के तौर पर उसके दरवाजे पर फेंकी गई थी तो ये तंज मकतूल की बीवी पर की गई थी, लेकिन बीवी कहती थी कि वो जमाली के किसी भी दुश्मन को नहीं जानती, न ही इसकी बाहर की सरगर्मियों और कामकाज से उसे कुछ वाकफियत थी। जयपाल ने अब पूरी तवज्जो जुर्म पेशा लोगों पर मरकूज कर ली थी और कुछ चीदा अफराद जुर्म पेशा अफराद को थाने बुलाकर पाबंद कर लिया था और इन पर जी भरकर तशद्दुद कर रहा था। उसने ठीक सोचा था कि जमाली का दुश्मन उसी की ज़मीन दोस्त दुनिया का ही कोई फ़र्द हो सकता था। इसके मुखबिर पूरी तरह सरगर्म थे, लेकिन इन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तमाम मुखबिर यही एक रिपोर्ट देते थे कि जमाली का कोई दुश्मन नहीं और न कोई इससे दुश्मनी मोल लेता था, क्योंकि सब जानते थे कि जमाली का असर व रसूख पुलिस के अफसरों तक है और वह मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम भी करता है। हमने ये केस अपने हाथ में ले लिया और इस तरह तफ्तीश शुरू कर दी जैसे हमें मकतूल के मुतालिक कुछ भी नहीं बताया गया। मैं और सब इंस्पेक्टर जगत सिंह सिद्धू अपनी कोई लाइन अलग से इख्तियार करना चाहते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि मकतूल के सर पर वजनी डंडा या लाठी या कोई वजनी डंडेनुमा शक्ल की चीज़ मारी गई है, जिसका इसका दिमाग मजरूह हो गया था। दिमाग से खून निकलता रहा। अजीब बात यह हुई कि खोपड़ी की खाल ज़रा सी भी नहीं फटी, लेकिन खोपड़ी थोड़ी सी फ्रैक्चर हो गई थी। दिमाग से अगर खून निकले तो अक्सर ये होता है कि खून जिस्म के अंदर जाता रहता है और बाज़ केसों में ये खून नाक और मुंह के रास्ते बाहर आता है। हम भी इसी राय को सही तस्लीम करने लगे कि मकतूल को कहीं और मारा गया और इसे कंधे पर या किसी ऐसे तरीके से उठाकर घर लाया गया कि इसका मुंह नीचे की तरफ था और खून नाक के रास्ते गली में गिरता आया। हमने भी तवज्जो जुर्म पेशा लोगों पर मरकूज कर दी और अपने मुखबिर सरगर्म कर दिए। जयपाल से कहा कि वो मकतूल के महल्ले के और इस आबादी के ऐसे 2-3 मोअज़्ज़िज़ीन हमारे क्राइम ब्रांच के दफ्तर में भेज दे
जो जमाली के घर से वाकिफ़ हों और दूसरे घरों की भी खबर रखते हों। मैंने अपनी कहानियों में कई बार बताया है कि ये ख़ास किस्म के मोअज़्ज़िज़ीन थे जिनका अपने अपने महल्ले में रोब-दाब होता था, लेकिन वो दरपर्दा पुलिस के मुखबिर होते थे। वो थानेदार की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश में लगे रहते थे और ज़रूरत पड़ती तो एक दूसरे की मुखबिरी भी कर देते थे। जयपाल को मालूम था कि हमें इसी किस्म के मोअज़्ज़िज़ीन की ज़रूरत है। ऐसे 3 मोअज़्ज़िज़ीन शाम से कुछ पहले हमारे पास पहुंच गए। इनसे हमने मकतूल की बीवी के मुतालिक पूछा। उन्होंने बताया कि मकतूल की बीवी बड़ी खूबसूरत औरत है और 35-36 साल उम्र की है। ये इसकी दूसरी शादी थी। लोग हैरान थे कि इस औरत ने एक गुंडे और बदमाश के साथ शादी कर ली है। इस औरत की पहली शादी 19-20 साल की उम्र में एक इज्जतदार घराने में हुई थी। वो आदमी सरकारी दफ्तर में मुलाजिम था। इसके साथ इस औरत की बन ही न सकी। वजह यह थी कि ये लड़ाकी किस्म की औरत थी और खामिद को कुछ समझती ही नहीं थी। इसकी कोई औलाद भी नहीं हुई। हमें इन मोअज़्ज़िज़ीन ने पूरे यकीन के साथ बताया कि औलाद न होने का नुक्स इस औरत में था। 7-8 साल बाद इस शख्स ने इस औरत से तंग आकर तलाक दे दी। 5-6 साल बाद इस औरत ने जमाली के साथ शादी कर ली। हमें बताया गया कि इस औरत को तलाक हुई थी तो इसकी उम्र 28 साल के लगभग थी। इसकी खूबसूरती देखने से ताल्लुक़ रखती थी। इसके कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था, इसलिए इसके सराफे का कुछ नहीं बिगड़ा था। वो अपनी असल उम्र से बहुत कम की लगती थी। ख़ानदान भी ठीक ठाक था और उम्मीद यही थी कि इसकी खूबसूरती को ही देखकर कोई भला आदमी इसके साथ शादी कर लेगा, लेकिन किसी ने इस घर की तरफ आँख उठाकर न देखा। इससे पता चलता था कि यह औरत अपनी आदत और उखड़पन की वजह से कितनी बदनाम थी। इन मोअज़्ज़िज़ीन ने यह भी हमें वसूख से बताया कि 4-5 साल बाद इस औरत ने जमाली से मिलना जुलना शुरू कर दिया था और अक्सर इसके साथ देखी गई थी। जमाली ने शायद कभी जवानी में शादी की होगी, लेकिन हमने इसे हमेशा तन्हा ही देखा और वो इसी तन्हाई में खुश रहता था। अब उसकी दोस्ती इस औरत के साथ हो गई तो कुछ अरसे दोस्ती चलाकर इसने इसके साथ शादी कर ली। इस औरत ने अपने माँ बाप को नाराज़ करके जमाली के साथ शादी की थी। जमाली जैसे आदमी को कोई शरीफ घराना लड़की देने के लिए तैयार नहीं हो सकता था, लेकिन इस औरत ने मनमानी कर ली। हमने इन मोअज़्ज़िज़ीन से पूछा कि जमाली के साथ इस औरत का वक्त किस तरह गुजरता था। उन्होंने बताया कि जमाली ने इस औरत को दबा लिया था, लेकिन देखा यह गया था कि ये औरत जमाली को डांट डपट करके रखती थी। ये डांट डपट प्यार वाली थी, लड़ाई झगड़े वाली नहीं। सारा मोहल्ला गवाह था कि जमाली के साथ इस औरत ने वो सलूक न किया जो वो पहले खामिद के साथ करती थी। यह भी पता चला कि इस औरत के पहले खामिद ने शादी न करने का अहद कर लिया था। वो अक्सर कहा करता था कि इसे एक शादी ने उसे ऐसा सबक दिया है कि वो अब किसी और औरत को अपने घर लाकर आबाद नहीं करेगा। लेकिन 50 साल की उम्र में इस शख्स ने एक नौजवान लड़की के साथ शादी कर ली। इस वक्त इस आदमी की उम्र 50 साल थी और ये नौजवान बीवी उसके घर में आबाद थी। उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये भी मालूम हुआ कि इस औरत के पहले खामिद की ये दूसरी नौजवान बीवी चंद मरतबा इस औरत के पास आई थी और इसके घर में कुछ वक्त गुजार कर जाती रही है। ये बात सुनकर हम कुछ हैरान हुए कि इन दोनों की तो आपस में बातचीत होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन इनकी आपस की मुलाकातें होती रही थीं। सब इंस्पेक्टर सिद्धू ने कहा कि इस नौजवान लड़की का नाम तो सोचो ही नहीं। मैंने भी उसे जहन से उतार दिया। जहाँ तक मैं जमाली को जानता था, वो गुंडा और बदमाश और जुराइम पेशा ज़रूर था, लेकिन ओछा आदमी नहीं था। मेरा मतलब यह है कि वो बढ़ के मारने वाला आदमी नहीं था, न किसी पर बिला वजह रोब छाड़ता था। महल्ले के लोगों के मुतालिक सुना कि वो जमाली को इज्जत की निगाह से देखते थे, क्योंकि जमाली एक मोअज़्ज़िज़ आदमी की तरह हर किसी के दुख सुख में शरीक होता था और जिस किसी को किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत होती, जमाली उसे मदद देता था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जमाली का कोई दुश्मन नहीं हो सकता था, लेकिन शक ये सोचकर होता था कि जमाली की ज़मीन दोस्त दुनिया में तरह तरह के लोग मौजूद थे और वो घटिया किस्म के आदमी भी थे और वो पेशावर भी थे। हमें ये भी पता चला कि मिलिट्री इंटेलिजेंस अपने दूसरे मुखबिरों के ज़रिए जमाली के कत्ल की तफ्तीश कर रही थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरीका और अंदाज़ कुछ और था। इस महकमे ने सिर्फ ये देखना था कि जमाली को दुश्मन के किसी जासूस और तख्सीबकार ने कत्ल तो नहीं कर दिया।
2 दिनों बाद जमाली की दुनिया के 2 आदमी मेरे पास आ गए। वो जमाली की तरह के आदमी थे। उन्होंने बताया कि कत्ल की शाम वो इनके साथ था और वो बिल्कुल नॉर्मल और खुशबाश था। उन्होंने थोड़ी-थोड़ी शराब भी पी थी। वो चाहते थे कि जमाली इनके साथ खाना खाए, लेकिन जमाली ने कहा था कि वो खाना बीवी के साथ ही खाएगा, वो इसके इंतज़ार में होगी। बीवी का ज़िक्र आया तो सिद्धू ने इनसे पूछा कि जमाली के घरेलू हालात कैसे थे। उन्होंने बताया कि घरेलू हालात बहुत ही अच्छे थे और जमाली अपनी बीवी से दिली मोहब्बत करता था और इसकी तारीफ़ें भी किया करता था। उन्होंने तस्दीक की कि शादी से पहले जमाली के नाजायज़ मरासिम इसकी बीवी के साथ शुरू हो गए थे और ये औरत इसी तरह यानी जमाली ही की तरह इसकी मोहब्बत में अंधी हो गई थी। जमाली तो कहा करता था, इसकी तो ज़िंदगी संवर गई है। वो घर किस वक्त गया था? सिद्धू ने पूछा। हमारे पास ज़्यादा देर नहीं बैठा, एक ने जवाब दिया। हमने थोड़ी थोड़ी पी और कुछ थोड़ा सा खाया और फिर हम तीनों इकट्ठे निकले और टहलते टहलते जमाली के घर चले गए और फिर सलाम दुआ के बाद वो अपने घर में दाखिल हो गया और हम आगे निकल गए। इससे हम वजह तौर पर ये समझे कि वो शाम के बाद अपने घर चला गया था और उसने खाना अपनी बीवी के साथ खाया और फिर इसी वक्त या कुछ देर बाद बाहर चला गया और कत्ल हो गया। ये तो इसकी बीवी बता सकती थी कि वो घर से किस वक्त निकला था और वो क्या कुछ बताकर निकला था कि वो कहाँ जा रहा है। एक दिन और सर्व करके हमने पूरी तरह मालूम कर लिया कि जमाली का कातिल इसकी ज़मीन दोस्त दुनिया का आदमी नहीं और न किसी के साथ उसका लड़ाई झगड़ा था। अलबत्ता इंटेलिजेंस के मैदान में इसका कोई दुश्मन था या नहीं, ये हमें कुछ पता नहीं। हमने इसे इसकी सोशल ज़िंदगी में देखना था कि आखिर हुआ क्या कि उसे कत्ल कर दिया गया। हमने मकतूल की बीवी को हेड क्वार्टर में बुलाया। वो 35-36 साल की खूबसूरत औरत थी और वाकई वो अपनी उम्र से कम लगती थी। मैंने इसे सर से पांव तक बड़ी ही गौर से देखा और ख़ास तौर पर उसके चेहरे पर गौर किया। उसके नक्शो निगार और डील डोल और अंदाज ऐसे थे जिससे पुलिस वाले अमूमन वाकिफ़ होते हैं। अगर मैं चेहरा शनासी में गलती नहीं कर रहा था तो वो सिर्फ चालाकी नहीं बल्कि अय्यार औरत थी। ऐसी औरतें आदमियों को आपस में टकरा कर खून खराबा करा दिया करती हैं और फिर मजलूम और मासूम बनकर अलग रोने बैठ जाती हैं। कत्ल की रात जमाली घर से किस वक्त निकला था? सब इंस्पेक्टर सिद्धू ने पूछा। वो शाम को ही निकल गया था, इस औरत ने जवाब दिया। क्या वो खाना खाकर निकला था? सिद्धू ने पूछा। नहीं, मकतूल की बीवी ने जवाब दिया। नहीं नहीं, वो खाना खा कर गया था। फिर वो किस वक्त वापस आया था? फिर वो वापस नहीं आया, औरत ने जवाब दिया। आधी रात को बाहर निकली तो इसे दरवाजे में पड़ा हुआ पाया। वो शाम को घर से नहीं निकला था? सिद्धू ने इसकी बात काट कर कहा। वो शाम को घर आया था। अब बताओ कौन सी बात सच्ची है? वो शाम को गया था या शाम को वापस आया था? वो शाम को गया था, औरत ने कहा, और फिर वापस नहीं आया। मैंने साफ तौर पर देखा कि इस औरत की ज़बान उसका साथ नहीं दे रही थी, बात करते हकला जाती थी। इससे शक हो रहा था कि ये झूठ बोल रही है। मेरी एक बात सुन लो बुशरा, मैंने कहा, तुम जो झूठ बोलोगी वो तुम्हारे खिलाफ जाएगा और हम तुम्हें अपने खामिद के कत्ल के शक में गिरफ्तार कर लेंगे। हम जानते हैं तुम झूठ बोल रही हो। पहले इस सवाल का जवाब दो कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो। इसने मेरे सवाल का कोई जवाब न दिया। वो कभी मेरे मुंह की तरफ देखती थी और कभी सिद्धू के मुंह की तरफ। इस पर हमें शक होने लगा। ये बताओ, सिद्धू ने ज़रा तल्ख लहजे में पूछा, तुम्हारे पहले खामिद की बीवी तुम्हारे पास आती है? नहीं, बुशरा ने जवाब दिया, वो तो मेरे यहाँ कभी नहीं आई। सिद्धू ने कुछ सोचकर ये सवाल किया था, लेकिन बुशरा झूठ बोल गई। सिद्धू उठा और कमरे से निकल गया। वापस आया तो इसके साथ एक कांस्टेबल था। सिद्धू ने इस कांस्टेबल से कहा कि इस औरत को अपने साथ ले जाओ और कमरे में बिठाकर खुद वहीं मौजूद रहो। मलिक जी, सिद्धू ने मुझे कहा, यह औरत साफ नहीं, जयपाल का नंबर मिलाओ। टेलीफोन हमारे दफ्तर में मौजूद था। सिद्धू ने खुद ही नंबर मिलाया और जयपाल मिल गया। सिद्धू ने इससे बहुत सी बातें पूछीं। जयपाल ने भी बुशरा से बयान लिया था। सिद्धू इस बयान में से कुछ बातें जयपाल से पूछ रहा था। जयपाल ने भी बताया कि इसके मुखबिरों ने इसे बताया था कि जमाली फला फला आदमी के साथ शाम को अपने घर चला गया था। इसके अलावा जयपाल ने कुछ और बातें बताईं जो बुशरा के खिलाफ जाती थीं। ये भी पता चला कि बुशरा ने जयपाल के साथ कुछ और बातें की थीं और हमारे पास आकर बिल्कुल झूठ बोल रही थी। सिद्धू और जयपाल के दरमियान खासी देर बातें होती रहीं।
بعد میں سدھو نے مجھے بتایا کہ اس عورت کے متعلق جے پال کی رائے اچھی نہیں۔ جے پال کی جو باتیں سدھو سے ہوئی تھیں وہ سدھو نے مجھے بتائیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ بشرا نے اپنے خاوند کو اگر قتل نہیں کیا تو اسے معلوم ضرور ہے کہ قاتل کون ہے یا قتل کی وجہ کیا ہے۔ یہ تو میں نے دیکھ لیا تھا اور سدھو نے بھی یہی بات نوٹ کی تھی کہ عورت کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری گل من کا سب انسپکٹر جگت سنگھ، سدھو نے بڑی بے تکلفی سے کہا۔ اس کے پہلے خاوند کو بلاتے ہیں، وہ بتائے گا کہ یہ عورت چیز کیا ہے۔ ہم نے اگلے روز اس کے پہلے خاوند کو بلا لیا۔ وہ صحیح معنوں میں معزز آدمی تھا۔ اس کی عمر 50 سال یا اس سے ذرا ہی زیادہ ہوگی۔ چہرے سے، لباس اور انداز سے وہ عزت دار اور تعلیم یافتہ لگتا تھا۔ ہم نے اسے اسی احترام سے بٹھایا جس احترام کا وہ حقدار تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی پہلی بیوی کا دوسرا خاوند قتل ہو گیا ہے۔ میں نے اسے کہا، ہم آپ سے آپ کی پہلی بیوی کے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم امید رکھیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ اس نے تعاون کا وعدہ کیا اور بشرا کے متعلق بتانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ عورت جتنی خوبصورت اور جسمانی لحاظ سے جتنی کشش انگیز ہے، اس کی فطرت اتنی ہی گندی اور خطرناک ہے۔ اس کی خوبصورتی تو حوروں جیسی ہے لیکن اندر سے یہ مکمل شیطان ہے۔ اس نے بشرا کو چڑیل بھی کہا اور بدرو بھی۔ اس نے کہا کہ یہ دو انسانوں کے درمیان غلط فہمیاں اور فساد پھیلانے میں لذت محسوس کرتی ہے۔ اس کی دوسری خطرناک عادت غیبت ہے۔ اس کے منہ سے کبھی صلح صفائی کی بات نہیں نکلی، نہ کسی کے لیے اس کی زبان سے خیر کا کلمہ نکلتا ہے۔ اسے دوسروں میں نقائص اور خرابیاں ہی نظر آتی ہیں۔ اس شخص نے، جس کا نام جہانگیر تھا، بشرا کے متعلق بڑی لمبی چوڑی باتیں بتائیں۔ میں یہ آپ کو مختصر کر کے بتاتا ہوں۔ نوجوانی کی عمر میں بشرا اور جہانگیر کی شادی ہوئی تھی۔ جہانگیر اس کی خوبصورتی پر مر مٹا اور اسے ایک نشہ یا جادو سمجھ کر اپنے اوپر طاری کر لیا۔ جہانگیر اسے معصوم اور بھولی بھالی لڑکی سمجھتا رہا، لیکن شادی کے بعد ایک ہفتہ ہی گزرا ہوگا کہ بشرا نے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ جہانگیر نے دیکھا کہ یہ جو اتنی بھولی بھالی اور معصوم نظر آتی ہے، باتوں اور حرکتوں میں بوڑھی عورتوں جیسی پختہ کار ہے اور بوڑھی عورتوں کی طرح باتیں کر سکتی ہے، بلکہ کرتی ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے بشرا کے نوجوان اور خوبصورت جسم میں کوئی خبیث روح چھپی ہوئی ہے۔ جہانگیر کے والدین کی خاصی کشادہ حویلی تھی جس میں جہانگیر کا باپ، ماں اور اس کا بڑا بھائی جو بیوی بچوں والا تھا رہتا تھا۔ ان سب کی گھریلو زندگی بڑی اچھی اور خوش و خرم گزر رہی تھی، لیکن بشرا اس گھر میں بیاہ کر آئی تو اس نے جھوٹ بول بول کر ایسی فضا پیدا کر دی کہ ہر کسی کو ہر کسی کے خلاف غلط فہمیاں سی پیدا ہونے لگیں۔ بشرا کچھ تو خوبصورت تھی، معصوم سی بھی لگتی تھی، اس لیے سب کہتے تھے کہ یہ لڑکی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ لیکن جھوٹ اس کی فطرت کا بنیادی پتھر تھا، وہ بلا ضرورت بھی جھوٹ بولتی تھی۔ اس خاندان کی آمدنی اچھی خاصی تھی۔ جہانگیر خود بھی ملازم تھا اور اس کا باپ پنشن لیتا تھا، اور زیادہ آمدنی جہانگیر کے بڑے بھائی کی تھی کیونکہ اس کا جنرل اسٹور تھا جو بہت اچھا چل رہا تھا۔ یہ ساری آمدنی باپ کے پاس اکٹھی ہو جاتی تھی اور باپ اس آمدنی کو صحیح طریقے سے تقسیم اور خرچ کرتا تھا۔ اس گھر میں برکت ہی برکت تھی، لیکن بشرا نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اس گھر سے برکت اٹھنے لگی۔ دراصل بشرا چاہتی یہ تھی کہ اس کا تعلق صرف اس کے خاوند کے ساتھ رہے اور خاوند اپنی ساری تنخواہ اس کے ہاتھ میں دیا کرے۔ جہانگیر کو یہ صورتحال منظور نہیں تھی۔ جہانگیر نے بتایا کہ بشرا کسی غریب گھر سے تو نہیں آئی تھی، لیکن خرابی یہ تھی کہ بشرا کے ماں باپ کی نظریں بھوکی تھیں اور وہ دوسروں کے مال کو اپنا مال سمجھ لیا کرتے تھے۔ بشرا کی ماں لالچی عورت تھی۔ اس نے اپنے خاوند کو اس گھر میں آتے ہی اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور قبضے میں بھی ایسا لیا کہ اسے کٹ پتلی بنا لیا تھا۔ بشرا نے اپنے گھر میں جو کچھ دیکھا اور ماں نے اسے جو کچھ سکھایا، اس کے مطابق وہ جہانگیر کے گھر میں ازدواجی زندگی بسر کرنا چاہتی تھی اور اسی کو جائز اور صحیح سمجھتی تھی۔ جہانگیر کے گھر کی اتنی زیادہ آمدنی دیکھ کر بشرا کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔
जहांगीर ने तस्लीम किया कि ये गलती इसकी थी। वो इस लड़की के हुस्न से और इसकी फरेबकाराना बातों से इतना मुतासिर हो गया था कि इसके दिल से अपने माँ बाप का एहतराम और भाई की मोहब्बत तकरीबन निकल गई थी। बुशरा बात ऐसे अंदाज से करती थी कि जहांगीर इसे सच समझ लेता था। यूँ कहें कि जहांगीर बुशरा की मोहब्बत में अकल का अंधा हो गया था। वो इसकी हर फरमाइश पूरी करता था और वो जितने पैसे मांगती थी इसे दे देता था। ये तो कई सालों बाद जहांगीर को पता चला कि बुशरा इस तरह पैसे बटोर कर और मार कर अपने माँ बाप को दे आती थी। जहांगीर इसे इसकी फरमाइश के मुताबिक कपड़े सिलवा देता तो ये कपड़े भी वो अपने मेके छोड़ आती थी। बुशरा की माँ तो और ज़्यादा चालाक औरत थी। उसने भी जहांगीर पर अपना जादू चला रखा था। जहांगीर कभी इनके हाथ जाता तो ये औरत और बुशरा मिलकर उसके साथ इतना ज़्यादा प्यार और इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती कि जहांगीर इनके आगे रेत की ढेरी बन जाता और अपनी जेबें इनके आगे खाली कर दिया करता था। बुशरा की बुनियादी खराबी ये थी कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय नाशुक्री थी और इसने महल्ले में जहांगीर के वालिदैन, भाई और भाई की बीवी को बदनाम कर दिया था। ये अल्फाज बुशरा की ज़बान पर चढ़े हुए थे कि मैं ही जानती हूँ कि इस घर में किस तरह गुजारा कर रही हूँ। यानी वो इस घर में बहुत तंग और पाबंद थी। बुशरा ने जहांगीर के बड़े भाई की बीवी के साथ एक रोज़ लड़ाई मोल ले ली और कुरान की कसमें खा खा कर झूठ बोले कि गलती इसकी नहीं बल्कि बड़े भाई की बीवी की थी। जहांगीर और उसके घर वालों को पहली बार पता चला कि ये लड़की तो बड़ी ही लड़ाकी और ख़तरनाक है और ये इन औरतों में से है जो मर्दों के सर खुलवा दिया करती हैं। थोड़ा ही अरसे बाद बुशरा के भड़काने से जहांगीर की अपने बड़े भाई के साथ तल्ख कलामी हो गई और दोनों भाइयों में रंजिश चल पड़ी। इसके बाद इस घर का ये हाल हो गया कि किसी की किसी के साथ लड़ाई रहने ही लगी थी। बुशरा को सारे महल्ले में वही लड़की या औरत अच्छी लगती थी जो इसी जैसी तंग नज़र और शैतान फितरत थी। महल्ले में इस किस्म की 2 लड़कियां थीं। उन्होंने भी अपने अपने घरों में उधम मचा रखा था। बुशरा को उनको सबक देती रहती थी कि अपने ससुराल को चैन नहीं लेने देना चाहिए वरना ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं। जहांगीर के घर वालों को अब पता चला कि बुशरा के वालिदैन असल में झूठे और फरेबकार लोग हैं। इस बेबरकती के आसार ये देखने में आए कि जहांगीर का बाप बीमार रहने लगा और जहांगीर के बड़े भाई का कारोबार नुकसान में जाने लगा। बाप की बीमारी दरअसल ज़हनी और आसाबी थी। उसने घर में शराफत, वक़ार और डिसिप्लिन रखा हुआ था। ये सब तौर तरीके तबाह हो गए थे। जहांगीर ने बताया कि घरों में घर के अफराद का छोटा मोटा तसादुम तो हो ही जाया करता है और कुछ देर बाद कोई ना कोई महसूस करता है कि ये तो ज़्यादती हुई है तो वो झगड़ा रफे दफे करके घर की फ़िज़ा का सारा तकद्दुर साफ कर देता है। फिर किसी के दिल में किसी के खिलाफ नाराज़गी नहीं रहती। लेकिन इस घर में सुलहजुई और दरगुजर तो ख़त्म हो गया था। घर में कशीदगी बल्कि अदावत का माहौल बना रहता था। बुशरा का आलम यह था कि वो माफ़ करना तो जानती ही नहीं थी। झूठ बोलकर इल्ज़ाम तराशी करती और फिर इसके बाद तय कर लेती थी कि ये तूफ़ान खड़ा करके ही रहना है। इसकी फितरत में कीना परवरी कूट कूट कर भरी हुई थी और इसके साथ ही इसमें इंतकामी जज्बा था। छोटी सी बात का भी वो इंतकाम लेकर ही रहती थी। तकरीबन 6 साल गुजर गए तो जहांगीर को महसूस होने लगा कि बुशरा इसकी मोहब्बत का गलत इस्तेमाल कर रही है बल्कि इसकी मोहब्बत की तौहीन भी कर रही है। इसे ये भी पता चला कि बुशरा चोरी चकारी भी कर गुजरती है। जहांगीर और उसके वालिदैन की शराफत का तो ये आलम था कि 6 साल गुजर गए थे और बुशरा का एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। दोबारा 2 मुख्तलिफ लेडी डॉक्टरों से चेकअप करवाया तो पता चला था कि बुशरा की ट्यूबें कुदरती तौर पर बंद हैं और इसकी औलाद हो ही नहीं सकती। इसके बावजूद जहांगीर के माँ बाप ने इसे कबूल किए रखा बल्कि इसकी पूरी इब्लीसियत के बावजूद कबूल किए रखा।
जहांगीर को तब ख्याल आया कि बुशरा तो किसी पहलू काबिल कबूल ही नहीं। अगर इसके 1-2 बच्चे पैदा हो जाते तो शायद इसके दिल में सच्चा प्यार पैदा हो जाता। खुदा ने बच्चा भी ना दिया और बुशरा इंसानियत के दर्जे से गिरती चली गई। जहांगीर ने जब देखा कि इसका बाप बिल्कुल ही बिस्तर पर गिर पड़ा है तो इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। जहांगीर जानता था कि इसके बाप को घर के सुकून की बर्बादी का सदमा ले बैठा है। इस आबादी से थोड़ी ही दूर एक गांव में एक बुजुर्ग रहता था जो रूहानी बाबा के नाम से मशहूर हो गया था। लोग उसके पास अपनी मुरादें और मसाइल लेकर जाया करते थे। जहांगीर ने भी उसकी शोहरत सुनी थी, लेकिन उसने इस पर तवज्जो नहीं दी थी और वो समझता था कि ये भी आम किस्म के आमिलों और जोशियों जैसा कोई फराड होगा। लेकिन पता चला था कि वो बंदे को देखकर बता दिया करता था कि इस शख्स में फितरी नुकाइस कैसे हैं और ये नुकाइस इसे कहाँ तक पहुँचाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि वो कोई आलिम, फाजिल और फितरत शनास था। जहांगीर ने बताया कि एक रोज़ वो बुशरा को इस बहाने रूहानी बाबा के पास ले गया कि इसे बताएंगे कि औलाद नहीं होती। जहांगीर दरअसल एक रोज़ पहले इस रूहानी बाबा के पास गया था और उसने बुशरा के मुतालिक बताया था कि इसमें क्या खराबियां हैं और इसका कोई ऐसा इलाज किया जाए कि इसकी फितरत से शैतानियत निकल जाए और इंसानियत आ जाए। जहांगीर ने हमें सुनाया कि इस बुजुर्ग ने बुशरा को बड़ी अच्छी तरह देखा और फिर इसके चेहरे पर नज़रें जमा दी और फिर इसकी आंखों में करीब होकर झांका और पीछे हटकर आंखें बंद कर लीं और कुछ पढ़ने लगा। आंखें खोलकर उसने फिर बुशरा को देखा और फिर इसके दोनों हाथ देखे और बुशरा को बाहर भेज दिया। देखो मियाँ, रूहानी बाबा ने जहांगीर से कहा, मैं किसी की अज़दवाजी ज़िंदगी को तबाह नहीं करना चाहता कि ये गुनाह है, लेकिन मैं इस लड़की की अज़दवाजी ज़िंदगी का ख्याल करता हूँ तो तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। बाबा जान, जहांगीर ने इसकी बात आगे बढ़ने से पहले ही कहा, सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरे पूरे घर की पुरसुकून ज़िंदगी तबाह हो चुकी है, इसीलिए इसे आपके पास लाया हूँ। फिर इसे तलाक दे दो। रूहानी बाबा ने कहा, बाज़ इंसान मनहूस होते हैं, ये इल्म समझने की कोशिश ना करो। ये लड़की अपनी फितरत में नहुसत उठाए हुए है। अल्लाह तबारिक व तआला हर इंसान को फरिश्तों की पाकीज़गी देकर दुनिया में भेजता है, लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो इन फरिश्तों को शैतान बना देते हैं। इस लड़की की फितरत ऐसी बन गई है जिस पर कोई तावीज़ और कोई रूहानी अमल असर नहीं कर सकता। अगर इसे अपने पास रखोगे तो ये किसी भी वक्त खून खराबा करा देगी। रूहानी बाबा ने साफ अल्फाज में जहांगीर को बताया कि ये लड़की जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ के हालात उल्टा ही पलटा खाएंगे। वो रूहानी बाबा ने अजीब बात एक और बताई और वो ये कि ये लड़की अपने वालिदैन के लिए ही बाबरकत है, क्योंकि इसके माँ बाप झूठ और फरेबकारी को अपना ईमान समझ। जहांगीर ने आखिर बुशरा को तलाक दे दी। बुशरा इस घर से निकली तो ये कहकर निकली कि जहांगीर, जब भी मौका मिला मैं तुम्हें दुनिया के तख्ते से उठा दूंगी। बुशरा का घर इसी आबादी के एक और महल्ले में था जो जहांगीर के घर से दूर नहीं था। बुशरा अपनी दूसरी शादी तक ये धमकी दोहराती रही कि वो जहांगीर से इंतकाम लेगी। वो जिस औरत से मिलती और जहाँ जा बैठती ये धमकी ज़रूर सुनाती थी। इस औरत का किरदार देखें, जहांगीर ने कहा। 2-2.5 साल बाद बुशरा ने जमाली के साथ ताल्लुकात पैदा कर लिए। जमाली इनके घर जाता रहता था। मुझे दोस्त कहते थे कि तुमने अच्छा किया कि इसे तलाक दे दी थी। आप इस आबादी के किसी शख्स से पूछ लें, वो आपको बुशरा और जमाली के याराने की बातें सुनाएगा। लेकिन जनाब, बुशरा को बदनामी की ज़रा सी भी परवाह नहीं थी। वो अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती और आबादी में घूमती फिरती थी। मेरा ख्याल है कि इसके माँ बाप को भी ज़्यादा परवाह नहीं थी कि बेटी बदनाम हो गई है। जमाली इनके मुंह में हड्डी दिए रखता होगा। वो तो जो हुआ सो हुआ होगा। मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुई कि वालिद साहब सदमे से फौत हो गए और इसके थोड़े ही अरसे बाद वालदा भी फौत हो गईं। बड़ा भाई बुशरा के सलूक से और इसकी आए दिन की लड़ाइयों से तंग आकर अलग हो गया था। वो इस आबादी से ही निकल गया और अपना जनरल स्टोर भी शिफ्ट कर लिया। बुशरा ने हम दोनों भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। एक ज़ाती सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने कहा। आपने इस उम्र में आकर एक नौजवान लड़की के साथ शादी कर ली है। क्या ये नौजवान बीवी आपसे खुश रहती है?
ये आप इससे पूछें। जहांगीर ने मुस्कुराकर पूरे एतमाद लहजे में कहा, मैं तो यही कहूँगा कि खुश रहती है। मैं जानता हूँ आपने ये सवाल क्यों किया है। आप शायद ये सुनकर हैरान होंगे कि इस लड़की के साथ मैंने नहीं बल्कि लड़की ने मेरे साथ शादी की है। ये इसकी मर्जी और पसंद की शादी है। मुझे इसके साथ कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने कहा, वैसे ही पूछ लिया है। बात दरअसल ये करनी थी कि सुना है आपकी बीवी बुशरा से मिलती मिलाती है। क्या आपको मालूम है? मैंने भी सुना था, जहांगीर ने जवाब दिया। बुशरा का घर कोई ज़्यादा दूर नहीं, औरतों की मुलाकातें होती ही रहती हैं। मैंने अपनी बीवी को रोका नहीं, बल्कि इसे बुशरा के मुतालिक बताया था कि वो किस फितरत की औरत है। मैं कोई ऐसा तंग नज़र भी नहीं कि बीवी के पाँव में बेड़ियाँ और ज़बान पर ताले डाल दूँ। मैं कुछ वहमी ज़रूर हूँ, लेकिन बेजा पाबंदियों का कायल नहीं हूँ। आप ये बातें मेरी बीवी से पूछ सकते हैं। नहीं जहांगीर साहब, आपकी बातें और आपकी बीवी का ये ज़ाती मामला है। मैं किसी से कुछ नहीं पूछूंगा। आपसे एक बात और पूछनी है। बुशरा के मुतालिक आपकी क्या राय है? क्या ये औरत कत्ल करवा सकती है? आज जब मैं उस वक्त को जहन में ताज़ा कर रहा हूँ तो मुझे जहांगीर अपने सामने बैठा नज़र आ रहा है। मेरा सवाल सुनकर पहले तो उसने सर झुका लिया और फिर सर उठाकर मुस्कुराया। ये औरत जो चाहे कर सकती है, जहांगीर ने जवाब दिया, और जो चाहे करवा सकती है। हम तो अमन पसंद और इज़्ज़तदार लोग थे, कई बातें टाल जाते थे, वरना इस औरत ने हमें पड़ोसियों से भी टकरा दिया था। मैं जमाली को अच्छी तरह जानता था, इसके साथ सलाम दुआ भी थी। वो कत्ल कर भी सकता था और करवा भी सकता था, लेकिन छोटी मोटी लड़ाइयाँ नहीं लड़ता था। इसकी बीवी यानी बुशरा ने किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात पैदा कर लिए होंगे। इसके लिए ये कोई मज़मूम हरकत नहीं। अगर इसने जमाली को कत्ल करवा दिया है तो मैं हैरान नहीं हूँ। सब इंस्पेक्टर जगत सिंह सिद्धू ने इससे कुछ और सवाल पूछे और फिर हमने इसे रुखसत कर दिया। इन दिनों वो एक सरकारी महकमे में एक गजेटेड पोस्ट पर था। बुशरा को हमने हेडक्वार्टर में ही रोका हुआ था। हम जानते थे कि वो कितनी परेशान होगी। हम इसे इससे भी ज़्यादा परेशान करना चाहते थे। इस औरत के मुतालिक हमें जितनी भी रिपोर्टें मिली थीं वो इसके खिलाफ जाती थीं। वो हमारे सामने झूठ भी बोल चुकी थी। अब हमने उसे तफ्तीश की चक्की में पीसना था, लेकिन सिद्धू ने कहा कि अभी इसे रहने दें, रात को इसे बुलाएंगे। चुनांचे इसे हमने वहीं पाबंद रखा, इसकी निगरानी पर जिसे मुकर्रर किया गया था। इसने बताया कि वो बैठी रो रही है और बहुत ही बेचैन है। मैं और सिद्धू अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। हमने मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ भी राब्ता रखा हुआ था। हम तो दुआ करते थे कि इंटेलिजेंस वाले ही कातिल को पकड़ लें, लेकिन इधर फ़ोन किया तो पता चला कि अभी तक इन्हें सुराग नहीं मिला। मैं और सिद्धू रात 11 बजे के लगभग अपने हेडक्वार्टर में गए। बुशरा को जिस हेड कांस्टेबल के हवाले कर रखा था, इसे कहा कि वो बुशरा को हमारे कमरे में बिठा दे। हम दोनों बाहर खड़े थे। सिद्धू ने मुझे कहा कि तुम अकेले अंदर जाओ और इस औरत पर अपनी मुसलमानी का जाल फेंको और इसके हमदर्द बन जाओ। मुझे गालियाँ देना और कहना कि ये सिख काफिर है, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सिद्धू ने अपने आप को 3 बड़ी नंगी और दिलचस्प गालियाँ दीं और कहा कि ये वाली गालियाँ देना। नंगी गालियाँ तो सिखों का तकिया कलाम होता है। गालियों के बगैर वो अपनी हर बात को अधूरा समझते हैं। मैं अकेला कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर दिया। बुशरा कुर्सी पर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही उठी और झपट कर मेरे गले लग गई। मैं दराज कद आदमी हूँ, इसका कद इतना नहीं था। उसकी इस हरकत को देखकर मैं दंग रह गया। मैं अपने दिमाग में ये ख्याल ले आया कि ये औरत अपने आप को पेश करके साबित कर रही है कि वो बेगुनाह नहीं और इस वारदात में इसका पूरा पूरा हाथ है। मेरे पास बहुत जेवर है, उसने कहा। आप ये जेवर भी ले लेना। आज ही नहीं, जब कभी आप मुझे बुलाया करेंगे मैं पहुंच जाया करूंगी। ज़रा बैठो बुशरा, मैंने कहा। मैं तुम्हें एक मुसलमान औरत समझकर बचाना चाहता हूँ। ये सिख तो तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं। सही बात बता दो, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं तुम्हें किसी तरह बचा सकता हूँ। मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि जब तक सच नहीं बोलोगी यहाँ से जा नहीं सकोगी। मैं हर तरह आपकी खिदमत करूँगी, उसने कहा। खिदमत का मतलब आप समझ गए हैं। मैंने अपना जेवर भी आपको पेश किया है।
कोई घरेलू औरत किसी थानेदार के साथ ऐसी बेहिजाबी और बेगैरती के साथ ये बात नहीं करेगी। इस खास किस्म की बेशर्मी और जुर्रत की ज़रूरत होती है। बज़ाहिर बुशरा भी घरेलू औरत थी, लेकिन इसने जमाली से ये हाथ सीख लिए थे। जमाली पुलिस के साथ ताल्लुक़ रखने वाला आदमी था और वो बुशरा के साथ पुलिस और जुराइम की ज़बान में ही बात करता होगा। बुशरा की इस पेशकश से इसके किरदार का अंदाज़ा होता था। बहरहाल मैंने इसे अपने जाल में ले लिया और सब इंस्पेक्टर सिद्धू ने जो तरीका बताया था मैंने वो भी इस्तेमाल किया। हकीकत दरअसल ये थी कि बुशरा के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। उसने अपने पहले खामिन जहांगीर को हमारे पास आते और बहुत सी देर बाद वापस जाते देख लिया था। इससे भी इसे अच्छी खासी बेचैनी और परेशानी हो रही थी। इसने मुझसे पूछा कि जहांगीर क्या बातें कर गया है और इसने इसके मुतालिक क्या कहा है। सब कुछ बता दूंगा बुशरा, मैंने कहा। वो बहुत कुछ बता गया है, इसने कोई पर्दा रहने नहीं दिया। मैंने झूठ बोला। हम दोनों जहांगीर की दूसरी बीवी से भी मिल चुके हैं। हम इसके घर गए थे। तुम कहती हो कि इस लड़की के साथ तुम्हारी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन लड़की ने कोई और ही किस्सा सुना दिया है। मैंने देखा कि बुशरा के चेहरे का रंग बिल्कुल ही बदल गया था और उसकी आंखों में सफ़ेदी सी आ गई थी। ये घबराहट की इंतहा की अलामत होती है, जो गशी तक भी पहुंच जाया करती है। मैं जान गया कि मेरा अंधेरे में चलाया हुआ तीर ठिकाने पर जा लगा है। मुझ पर आपको क्या शक है? बुशरा ने घबराए हुए लहजे में पूछा। मुझे शक नहीं, यकीन है, मैंने कहा। तुमने खुद कत्ल नहीं किया, किसी से करवाया है। अगर ये बात भी गलत है तो तुम इतना ज़रूर जानती हो कि जमाली को किसने कत्ल किया है। मैंने सोचा वो मेरे इल्ज़ाम से इनकार करेगी और अगर उसने सच बोला भी तो ये कहेगी कि फ़लाँ शख्स के साथ जमाली की दुश्मनी थी और दुश्मनी की वजह क्या थी। लेकिन इसने मुझ पर तो जैसे एक बम फेंक दिया हो। पहले वो घबराई हुई थी, अब मैं चकरा गया। जमाली को मैंने नहीं, जहांगीर ने कत्ल किया है, उसने कहा। वो कैसे? मैंने पूछा और बाहर जाकर सब इंस्पेक्टर जगत सिंह सिद्धू को अंदर बुला लिया। मैंने सिद्धू को बताया कि ये क्या कह रही है, हम इसे झूठ समझ रहे थे। मैंने इससे फिर पूछा कि जहांगीर ने जमाली को कहाँ और किस तरह कत्ल किया है। उसने कत्ल की वजह ये बताई कि जहांगीर की दूसरी बीवी उसके पास आती रहती थी। इसकी नौजवान बीवी का नाम मरियम था। मरियम शादी को तकरीबन 1.5 साल के करीब हो गया था जब इसकी पहली मुलाकात बुशरा के साथ किसी घर में शादी के मौके पर हुई। बुशरा ने मरियम को बताया कि वो जहांगीर की पहली बीवी है। पता चला कि मरियम इससे वाकिफ़ है। बुशरा ने इसके साथ कुछ ऐसा अच्छा सलूक किया कि मरियम इससे मुतासिर हो गई। इसके बाद इनकी मुलाकातें होती रहीं। इनकी बेतकल्लुफ़ी इतनी बढ़ी कि राज की बातें भी एक दूसरे के साथ करने लगीं। मरियम ने बुशरा को बताया कि वो जहांगीर से तंग आ चुकी है। वजह ये बताई कि जहांगीर वहमी आदमी है और उसके चाल चलन पर शुबा करता रहता है। शुबा भी ऐसा कि मरियम कभी छत पर चली जाती है तो जहांगीर इससे पूछता कि क्या देखने के लिए छत पर गई थी। दफ्तर से जहांगीर वापस आता तो पूछता, आज तुम्हें मिलने कौन आया था। बुशरा ने बताया कि मरियम ने अपनी मर्जी से जहांगीर के साथ शादी की थी और इसे वो अपनी मोहब्बत की शादी कहती थी, लेकिन जहांगीर ने इसे न सिर्फ मायूस किया बल्कि इसकी ज़िंदगी जहन्नम बना डाली। बुशरा ने इसे कहा कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुकी है और अभी वक्त है कि वो इस बूढ़े आदमी से जान छुड़ा ले और किसी जवान आदमी के साथ शादी कर ले। एक रोज़ मरियम बुशरा के घर गई और बहुत रोई। उसने बुशरा को बताया कि कल शाम जहांगीर ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा है और बात कुछ भी नहीं थी, वही वहम वाला मामला था। जहांगीर इसे कहता था कि मेरी गैर हाजिरी में तुम अपने किसी दोस्त को घर में बुला लेती हो। ये पहला मौका था कि मरियम ने जहांगीर पर गुस्सा झाड़ा, जिसके जवाब में जहांगीर ने इसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। बातों बातों में मरियम ने कहा कि मेरा बस चले तो मैं इस शख्स को जहर पिला दूँ। बुशरा ने इसे कहा कि जहर पिलाओगी तो ही इससे निजात हासिल कर सकोगी, वरना यह आदमी मरते दम तक तुम्हें आज़ाद नहीं करेगा। बुशरा ने इसे भड़काना शुरू कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि इसकी नज़र में एक जवान आदमी है जो बहुत ही अच्छा है और वो मरियम को चाहता भी है। बुशरा ने इस आदमी की बहुत तारीफ़ें की और कहा कि वो जिस तरह खूबरू है इसी तरह इसकी फितरत और सीरत भी पुरकशिश है। मरियम बुशरा से मुतासिर थी, या यूँ कहें कि जहांगीर से तंग आ चुकी थी। इसने बुशरा से कहा कि इस आदमी को मिलवा दे या कम से कम दिखा ही दे।
बुशरा ने मरियम से कहा कि इसने जवानी में बड़ी मुश्किल से जहांगीर से तलाक ली थी। मुख्तसर ये कि बुशरा ने जहांगीर के वो नुकाइस और वो बुराइयां बयान करनी शुरू कर दी जो जहांगीर में थी ही नहीं। वो झूठ बोल रही थी और अपनी शैतानी फितरत के मुताबिक मरियम के दिल में इसके खाविंद के खिलाफ जहर भर रही थी। बुशरा के बयान से ये बात सामने आई कि बुशरा मरियम के दिमाग में यही एक बात डाल रही थी कि जहांगीर को ख़त्म किए बगैर मरियम को आज़ादी नहीं मिल सकती। मैं बुशरा का ये बयान बहुत ही मुख्तसर करके सुना रहा हूँ। इसने छोटी छोटी बातें भी सुनाई थीं। वो बेशक चालाक और अय्यार औरत थी, लेकिन वो जुर्म पेशा तो नहीं थी और ज़िंदगी में पहली बार इसका पाला पुलिस से पड़ा था। उसने कुछ और किस्म के गुनाह किए थे। वो गुनाह नहीं किए थे जिन्हें दुनिया का कानून पकड़ लिया करता है। इस नातजुर्बेकारी में वो बोलती चली गई और उसकी ज़बान से ऐसी बातें भी निकल गईं जो उसकी अपनी नीयत का इजहार करती थीं। ओए बुशरा, सब इंस्पेक्टर सिद्धू ने कहा, सीधी बात करो। तुम जहांगीर को कत्ल करवाना चाहती थीं। ये तुम्हारी इंतकामी कार्रवाई थी। तुमने इंतकाम लेने के लिए मरियम को भड़काया और इसे इस्तेमाल किया। तुम अगर दिल की हर बात कह ही रही हो तो ये भी बता दो कि जहांगीर से इंतकाम लेने के लिए उसे कत्ल करवाना चाहती थीं। हाँ बुशरा, मैंने कहा, मैंने तुम्हारे साथ वादा किया है कि तुम्हें बचा लूँगा, बशर्ते कि तुम हर बात बता दो, फिर तुम्हें बचाने का जरिया निकल आएगा। उसने सर झुका लिया। हम समझ गए कि इसे जो बात कही गई है वो बिल्कुल सच है, यानी ये औरत जहांगीर को मरवाना चाहती थी। उसने सर उठाया और हम दोनों की तरफ बारी बारी देखकर ज़रा दबी सी ज़बान में कहा कि वो जहांगीर को मरवाना चाहती थी और मरियम के साथ इसकी कोई जज्बाती दिलचस्पी नहीं थी। उसने जब ये बात की तो मैंने और सिद्धू ने भी इसे बहुत शाबाश दी, जैसे इसने कोई पाई की गज़ल सुना दी हो। हमने इसकी हौसला अफजाई की और ये भी कहा कि इसे हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। वो अपना बयान और ज़्यादा वाज़ेह करके दे। इसकी ज़बान रवां हो चुकी थी, बल्कि कहना ये चाहिए कि इसकी ज़बान बेलगाम हो गई और हो चुकी थी। ये हम दो थानेदारों का कमाल था। वो हमको कोई बात कहती थी तो हम दोनों इस तरह उसे दाद देते थे जिस तरह आपने मुशायरों में लोगों को दाद देते देखा होगा। इसकी अय्यारियाँ और चालाकियाँ ख़त्म हो चुकी थीं। ये तो उसने तस्लीम कर लिया कि वो जहांगीर को मरवाना चाहती थी। जहांगीर ने हमें पहले बता दिया था कि ये औरत कीना परवर है और इंतकाम लेकर ही रहती है। मरियम तो इसे एक बहाना या ज़रिया मिल गया था। इसने कहा कि मरियम को उसने जहांगीर के ख़िलाफ़ इतना भड़काया और ऐसे ऐसे झूठ बोले कि मरियम तैयार हो गई, जैसे इस रात वो जहांगीर को कत्ल कर देगी। मरियम बार बार एक ही बात कहती थी कि वो जहांगीर को जहर पिलाकर ही मार सकती है। बुशरा ने इसे कहा कि इस तरह वो पकड़ी जाएगी और इसकी बाकी उम्र जेल में गुजरेगी। आखिर बुशरा ने कहा कि वो जमाली के साथ बात करेगी और कोई ऐसा तरीका सामने आ जाएगा कि जहांगीर कत्ल भी हो जाएगा और कत्ल का कोई सुराग नहीं मिलेगा। इस रोज़ बुशरा ने मरियम को तसल्ली दिलासा देकर और प्यार और मोहब्बत करके घर भेज दिया और इसे ये यकीन भी दिलाया कि उसका काम हो जाएगा और इसके बाद बुशरा इसकी शादी खुद करवाएगी। मरियम चली गई। शाम को जमाली घर आया तो बुशरा ने उसके सामने ये मसला रखा। बुशरा ने हमें सुनाया था कि जमाली को जहांगीर के कत्ल के लिए किस तरह तैयार किया था। जमाली के दिल में बुशरा की मोहब्बत थी, जिसकी खातिर वो बुशरा की बात मान गया। उसने बुशरा से कहा कि किसी तरह मरियम को इससे मिलवा दे और मिलने की जगह घर ही बेहतर है। बुशरा ने एक औरत की मारिफत मरियम को पैगाम भिजवा दिया। यह औरत बुशरा के एतमाद की औरत थी। इस औरत ने मरियम को पैगाम पहुंचाया और दूसरे दिन जब जहांगीर अपने दफ्तर चला गया तो मरियम बुशरा के घर पहुंच गई। जमाली घर में ही था। जमाली ने जब मरियम को देखा तो वो फ़ौरन जहांगीर के कत्ल के लिए तैयार हो गया। बुशरा ने कोई ऐसी बात तो हमें ना सुनाई, लेकिन हम दोनों थानेदार समझ गए कि जमाली ने मरियम को नज़र में रख लिया था और उसकी नज़र बड़ी ही मैली थी। जमाली ऐसे काम अच्छे खासे पैसे लेकर अपने गिरोह के किसी आदमी से करवाया करता था, लेकिन ये काम वो खुद अपने हाथों से करने पर तैयार हो गया। उसने मरियम से एक पैसा भी नहीं लेना था, लेकिन उसने ये काम बिला उजरत भी नहीं करना था। मरियम मुजस्सम उजरत थी और बड़ी ही दिलकश उजरत थी।
उसने मरियम और बुशरा को कत्ल का एक महफूज तरीका बताया, जो ये था कि एक रात मुकर्रर कर ली जाएगी और इस रात मरियम बाहर के दरवाजे की जंजीर या चटखनी नहीं चढ़ाएगी। आधी रात के वक्त जमाली आएगा और मरियम उसका इस्तकबाल दरवाजे में करेगी और फिर जमाली अंदर जाकर सोए हुए जहांगीर का गला हाथों से दबा देगा। वो जब मर जाएगा तो एक रस्सी साथ वाले कमरे के छत वाले पंखे के साथ बांधकर उसका फंदा जहांगीर के गले में डाल दिया जाएगा। नीचे एक कुर्सी फर्श पर गिरा दी जाएगी। मरियम रात को शोर शराबा करेगी। जमाली जा चुका होगा। मरियम के शोर पर पड़ोसी आ जाएंगे तो मरियम इन्हें अंदर ले जाकर दिखाएगी कि इसके खामिद ने खुदकुशी कर ली है। वो ये भी बताएगी कि वो बैतुल खुला में चली गई थी, वहाँ से आई तो खामिद बिस्तर पर नहीं था, साथ वाले कमरे में गई तो इसे पंखे के साथ लटकते देखा। लोग पुलिस को रिपोर्ट करेंगे तो जब थानेदार आएगा तो मरियम ये बयान देगी कि थोड़े ही दिनों से जहांगीर ने मरियम से ये कहना शुरू कर दिया था कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और तुम्हारे काबिल नहीं रहा। मरियम इसे बहलाती थी, लेकिन वो रोज़ बरोज़ मखमूम और उदास होता जा रहा था। इस शाम को भी जहांगीर ने मरियम से कहा कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। इस तरह पुलिस ये लिख लेगी कि जहांगीर ने खुदकुशी की है और काम बन जाएगा। कत्ल के लिए रात मुकर्रर कर ली गई। बुशरा ने अपने बयान में कहा कि आधी रात के वक्त जमाली जहांगीर को कत्ल करने के लिए घर से चल पड़ा। बुशरा खुश भी थी कि उसका इंतकाम पूरा हो जाएगा और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद घबरा भी जाती थी कि जमाली पकड़ा ही न जाए या कोई ऐसी वजह न हो जाए कि काम बन ही न सके। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद दरवाजे पर जाती और बाहर देखती थी। एक बार फिर वो बाहर आई। मैं डेवड़ी में पहुंची तो देखा कि एक किवाड़ खुला हुआ है और डेवड़ी के फर्श पर कोई आदमी पड़ा है। इसका तो खून ही खुश्क हो गया। अभी इसे मालूम नहीं था कि इसका खामिद जमाली है और ये जिंदा नहीं। उसने डेवड़ी की बत्ती जलाई तो उसने देखा कि ये तो जमाली है। जमाली की लाश औंधे मुंह पड़ी थी। बुशरा ने लाश पीठ के बल की और उसकी नब्ज देखी, फिर दिल पर हाथ रखा तो इसे पता चला कि ये तो मरा हुआ है। उसके होंठों पर भी खून था और नाक से भी खून निकल रहा था, लेकिन वहीं जम गया था। तब उसने बड़ी ज़ोर ज़ोर से चीखें मारी और गली में निकलकर पड़ोसियों को आवाज़ें दीं तो लोग इकट्ठे हो गए। इसके बाद जो हुआ वो मैं पहले सुना चुका हूँ। अब ये बताओ बुशरा, मैंने पूछा, तुमने ये कैसे कह दिया है कि जमाली को जहांगीर ने कत्ल किया है? क्या तुम्हें इसका कोई सबूत मिला था? मैंने सिर्फ शक जाहिर किया है, बुशरा ने जवाब दिया। वो जहांगीर को कत्ल करने गया था, इसलिए मुझे ये ख्याल आता है कि जहांगीर बेदार हो गया होगा और उसने जमाली को कत्ल कर दिया होगा और इसकी लाश घर में फेंक गया होगा। मैं और सब इंस्पेक्टर जगत सिंह सिद्धू बैक वक्त हंस पड़े। बेबुनियाद बात थी कि एक आदमी, और वो भी मोअज़्ज़िज़ आदमी, किसी को कत्ल कर दे और उसकी लाश उठाकर उसके घर छोड़ आए। ऐसी हरकत कोई गुंडा और बदमाश या कोई उस्ताद जुराइम पेशा कर सकता है और ये एक तंज होती है कि लो अपने आदमी की लाश वसूल कर लो, मैंने तो इंतकाम ले लिया है। मरियम जमाली के कत्ल के बाद तुम्हारे पास ज़रूर आई होगी, सिद्धू ने कहा। नहीं, बुशरा ने जवाब दिया, वो बिल्कुल भी नहीं आई। इसे इज़हार अफसोस के लिए तो आना चाहिए था, लेकिन नहीं आई। जमाली के कत्ल के बाद अब तक मैंने उसकी शक्ल ही नहीं देखी। क्या तुम्हें अगले रोज़ पता चल गया था कि जहांगीर जिंदा है और वो कत्ल नहीं हुआ? सिद्धू ने पूछा। मैंने अपने एक ज़रिए से मालूम कर लिया था, बुशरा ने कहा। मुझे अगले रोज़ ही पता चल गया था कि जहांगीर जिंदा है। कमाकल औरत, सिद्धू ने कहा। तुम्हारा खामिद कत्ल हो गया और हम कातिल का सुराग लगा रहे हैं। तुमने ठीक सोचा है कि इसी बहाने जहांगीर को गिरफ्तार करा के साबित कर दिया जाए कि जमाली को जहांगीर ने कत्ल किया है और जहांगीर को फांसी की सज़ा मिल जाए। बुशरा के आंसू बहने लगे और फिर उसने एक ही सांस में कई कस्में खाईं और कहा कि जहांगीर और मरियम को बुलाकर पूछा जाए, शायद जिस तरह मैंने सही बात बता दी है वो भी बता दें। इस मसले पर हमारी बुशरा के साथ बहस हुई। हम ये मानना नहीं चाहते थे कि बुशरा ने जो बयान दिया है ये सही है, लेकिन जिस तरह बुशरा बात कर रही थी इससे मुझे शक हुआ कि बुशरा गलत नहीं कह रही और हमें जहांगीर और उसकी बीवी के साथ बात करनी चाहिए। यूँ समझ लें कि बुशरा ने हमसे मनवा लिया कि वो जो कुछ कह रही है सच कह रही है। मैं ये सारी बहस लिख तो नहीं सकता। जहांगीर और उसकी बीवी को शामिल तफ्तीश करना इस
ख्याल से भी ज़रूरी समझा कि ये तस्दीक या तरदीद हो जाएगी कि बुशरा का बयान सही है या गलत। अगर उसका बयान गलत हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि अपने खामिद जमाली के कत्ल में वो बराबर की शरीक है। अगले रोज़ हमने जहांगीर को इत्तला भिजवा दी और कहा कि वो जितनी जल्दी हो सके अपनी बीवी को साथ लेकर क्राइम्स ब्रांच के हेडक्वार्टर में हमारे पास पहुंच जाए। बुशरा घर जाने को बेताब थी और वो बार बार कह रही थी कि इसे जाने दिया जाए, लेकिन हम इसे अभी छोड़ नहीं सकते थे। आपने नोट किया होगा कि वो तफ्तीश को ऐसे चौराहे पर ले आई थी जहां ये फैसला करना मुश्किल हो गया था कि हमारा रास्ता कौन सा है। बुशरा को हमने वहीं बंद रखा। उसके सोने के लिए अलग कमरा था और खाने पीने का अच्छा खासा इंतज़ाम था। अगले रोज़ 12 साढ़े 12 बजे जहांगीर अपनी बीवी को साथ लेकर आ गया। इसकी बीवी को मैंने पहली बार देखा। 22-23 साल की अच्छी खूबसूरत और स्मार्ट लड़की थी। इसके मुकाबले में जहांगीर के चेहरे पर बुढ़ापे के आगाज़ के आसार साफ नजर आ रहे थे, लेकिन वो बूढ़ा लगता नहीं था। मरियम कम उम्री के बावजूद उसके साथ अच्छी लग रही थी। मैं ये भी बता दूं कि इस वक्त लड़कियों के कद आजकल की तरह डेढ़ बालिश नहीं हुआ करते थे, बल्कि लड़कियों के कद आजकल के लड़कों से ऊंचे और पुरकशिश होते थे। मैंने और सिद्धू ने फैसला किया कि पहले इस लड़की से बयान लिया जाए। हमने इसकी कमज़ोर और दुखती रग को पकड़ना था। ये लड़की मरियम घरेलू टाइप की लगती थी और वैसे भी नौउम्र थी। इसे हम जल्दी तोड़ सकते थे। पुलिस का तरीका तफ्तीश भी यही होता है। मैंने जहांगीर से कहा कि वो दूसरे कमरे में बैठ जाए और अपनी बीवी को हमारे पास रहने दे और बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। इससे 2-4 बातें पूछनी हैं। जहांगीर जब दूसरे कमरे की तरफ चला तो मरियम के चेहरे पर साफ घबराहट आ गई और वो उठकर जहांगीर के पीछे चल पड़ी। सिद्धू चुप रहा। मैंने मरियम से कहा कि वो हमारे पास बैठे। जहांगीर ने भी रुककर उसे तसल्ली दिलासा दिया और हमारे पास बिठा दिया। जहांगीर दूसरे कमरे में चला गया। क्राइम्स ब्रांच के पुलिस ऑफिसर और दूसरे लोग वर्दी नहीं पहना करते थे, प्राइवेट कपड़ों में रहते थे। अगर हम वर्दी में होते तो इस नॉर्मल लड़की का और ज़्यादा बुरा हाल हो जाता। पुलिस का डर कुछ ऐसा ही होता है। मरियम, मैंने बड़े प्यार से कहा, हमसे क्यों डरती हो? तुम्हारी तरह हम भी इंसान हैं। तुम्हें खा तो नहीं जाएंगे, न यहाँ कोई तुम्हारे जिस्म को हाथ लगाएगा। हम पुलिस के आदमी हैं और पुलिस का फ़र्ज़ है कि शहरियों की इज्जत की हिफाजत करे। तुमसे 1-2 बातें पूछनी हैं। मुझसे आपने क्या पूछना है? उसने घबराहट से अकलाती हुई ज़बान में पूछा। बुशरा को तो तुम जानती हो? मैंने कहा, वो भी यही है, इसके साथ तुम्हारी दोस्ती है। नहीं नहीं, मरियम फ़ौरन उठ खड़ी हुई और रोते हुए से लहजे में कहने लगी, आप जहांगीर साहब से बात करें, मैं कुछ नहीं जानती। जहांगीर साहब को बुलाएं, मैं बुशरा को नहीं जानती। वो ज़िद्दी बच्चे की तरह रोने भी लगी और हमारे लिए इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। मैंने इसका बाजू पकड़कर बिठाने की कोशिश की तो उसने बड़े ज़ोर से अपना बाजू छुड़ा लिया और इस कमरे के दरवाजे की तरफ चल पड़ी जिस कमरे में जहांगीर को हमने भेजा था। अगर सब इंस्पेक्टर जगत सिंह सिद्धू अकेला होता तो इस लड़की को उठाकर कुर्सी पर फेंक देता और ऐसा ललकारा मारता कि लड़की का दम खुश्क हो जाता। लेकिन सिद्धू मेरे मुंह की तरफ देख रहा था और चुप हुआ बैठा था। मैं लड़की पर किसी किस्म की ज़्यादती या तशद्दुद नहीं करना चाहता था। मैंने इसे प्यार से रोका और कहा कि वो हमारी बात तो सुन ले, लेकिन वो तो हाथ ही नहीं आ रही थी। उसने ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। ये आवाज़ें सुनकर जहांगीर इस कमरे में आ गया। शायद उसने ये वहम किया होगा कि हम इसकी बीवी पर दस्त दराजी कर रहे हैं, लेकिन उसने बड़ी शराफत से पूछा कि ये क्या हो रहा है। मरियम ने जहांगीर को देखा तो वो सुकून में आ गई। क्या बात है मरियम? जहांगीर ने से पूछा। ये क्या उधम मचा रखा है? ये मुझसे कुछ पूछते हैं, मरियम ने जवाब दिया। इन्हें आप बताएं, मैं नहीं बता सकती। मैंने जहांगीर को अपने कमरे में बिठा लिया और उसे कहा कि हमने तफ्तीश करनी है और वो अपनी बीवी से कहे कि ये हमारे साथ ताउन करे। इस मौके पर सिद्धू बोल पड़ा। उसने जहांगीर से कहा कि आप पुलिस वालों को अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ पत्थर दिल डकैत भी आकर मौम हो जाते हैं। ये तो कच्ची उम्र की लड़की है, इसे कहें कि हमें परेशान ना करे ताकि हम इसे परेशान ना करें। आप मुझे बताएं क्या पूछना है? जहांगीर ने पुरवकाल लहजे में कहा।
मैं गजेटेड ऑफिसर हूँ और अपनी जिम्मेदारियों को और आपकी जिम्मेदारियों को भी बखूबी समझता हूँ। जो पूछना है मुझसे पूछें और इस लड़की की मौजूदगी में पूछें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ना ये झूठ बोलेगी, ना मैं झूठ बोलूँगा। हम इस बात से इत्तेफाक नहीं कर सकते थे। वो हमें हमारे तरीक़ा तफ्तीश से हटा रहा था। हमने दोनों के बयान अलग अलग लेने थे। मैंने और सिद्धू ने इसे बताया कि इस तरह हम अपना मकसद पूरा नहीं कर सकते। जहांगीर ने बड़े ही अच्छे तरीके से अच्छे अल्फाज में कहा कि हम मियाँ बीवी को इकट्ठे बिठाकर पूछें और बयान लें, और अगर इसके बाद इनके बयान या ज़रा सी कोई बात झूठी साबित हो तो दोनों को गिरफ्तार कर लें। ये तो मैंने देख लिया था कि मरियम के मुंह से बात निकलवाना बड़ा मुश्किल था। यह खतरा भी था कि इससे ज़बरदस्ती बात कहलवाई गई तो ऊट पटांग और बेबुनियाद बातें शुरू कर देगी। कुछ देर हमारी बहस चली। सिद्धू मुझसे पहले बोला और कहने लगा कि चलो इन दोनों को इकट्ठे ही बिठा लेते हैं। मैंने पादले नाखास्ता सिद्धू की तायीद कर दी। जहांगीर साहब, मैंने कहा, आपकी पहली बेगम ने आप पर इल्ज़ाम आयद किया है कि आपने इसके खामिन जमाली को कत्ल किया है और उसकी लाश उसके दरवाजे में फेंक गए हैं। मोहतरम इंस्पेक्टर साहब, जहांगीर ने किसी रद्द अमल के इजहार के बगैर पुरसुकून लहजे में कहा, क्या आप मेरी शराफत की तारीफ़ नहीं करेंगे? मैंने एक आदमी को इसके घर से कहीं दूर कत्ल किया और उसकी लाश उसके घर पहुंचा दी। अलबत्ता ये मेरी बदअखलाकी है कि मैं अपने मकतूल के कफन दफन के इंतजामात के लिए उसके घर रुका नहीं। ये बात तो हम भी तस्लीम नहीं करते। मैंने कहा, लेकिन आपकी साबिका बेगम ने एक और बात सुनाई है। यह आपके किरदार पर मुनहसर है कि इसकी तस्दीक करें या तरदीद कर दें। उसने कहा कि उसे ये बात सुनाई जाए। मैंने इसे वो सारा बयान सुना दिया जो बुशरा ने दिया था और जहांगीर और उसकी बीवी मरियम को इसमें मुलविस किया था। मैंने इस वक्त मरियम का चेहरा देखा, बिल्कुल पीला पड़ गया था और शायद उसके हाथ कांप रहे थे। मोहतरम, जहांगीर ने कहा, इस औरत ने मेरे खिलाफ या मेरी इस बीवी के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया, कोई शहादत पेश नहीं की, न ही इसने ये बताया कि इस वाक़े का कोई ऐनी शाहिद है। आप खुद हैरान होते होंगे कि एक कातिल अपने मकतूल की लाश उठाकर उसके घर रख आया या फेंक आया। आप मुझे और मेरी बीवी को गिरफ्तार कर लें और कोर्ट में ये केस साबित करके दिखा दें, लेकिन जनाब, मैं एक ज़िम्मेदार ऑफिसर हूँ, आपकी जिम्मेदारियों को भी समझता हूँ। मैं आपसे बड़े अच्छे किरदार की तवक्को रखूँगा। आप मुसलमान हैं और ये इंस्पेक्टर सिख हैं। ये दोनों कौमें हिंदुस्तान की बहादुर और दिलेर कौमें समझी जाती हैं। दिलेर कौमों का इखलाक और किरदार, दीन और धर्म बड़ा मजबूत होता है। मैं तो आप दोनों से यही तवक्को रखूँगा और सच बोलूँगा। आगे देखता हूँ कि आप मेरे इस अच्छे इखलाक की कदर करते हैं या मुझे ज़िल्लत में फेंकते हैं। मैं इस शख्स को आज तक नहीं भूला। इसके चेहरे पर एक नूर सा था, बल्कि मैं इसे जलाल कहूँगा। वो ऐसे पुरवकार तरीके से बोला कि मैं और सिद्धू इसके मुंह की तरफ देखते रह गए। मुझे ऐसे ही लोग अच्छे लगा करते थे और अब भी मैं ऐसे ही लोगों को पसंद करता हूँ। मैं ये कहानी सुनने वालों की खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि मैंने अगर यहाँ से कहानी इस तरह सुनाई कि जहांगीर ने क्या बयान दिया और इसके बाद मरियम ने इससे अलग हमें क्या बयान दिया, तो बात बहुत लंबी हो जाएगी और बेमज़ा भी हो जाएगी। एक एक बात दो दो तीन तीन मरतबा दोहराई जाएगी। मैं बेहतर समझता हूँ कि असल कहानी जो मैंने सुनानी है ये मैं सीधे तरीके से सुना दूँ। जहांगीर ने बड़ा ठीक ठाक बयान दिया और उसके बाद उसकी बीवी मरियम भी अलग बैठकर बयान देने पर राज़ी हो गई थी। उसने अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी की हर बात सुनाई थी। यह है वो कहानी जिसका पस मंज़र नफ्सियाती था। अब आप मुझसे सीधे तरीके से बाकी कहानी सुने। ये जहांगीर और मरियम के बयानात से अख़ज़ की गई है। जहांगीर की पहली शादी का किस्सा तो मैं सुना चुका हूँ। उसने बुशरा से मोहब्बत की थी, लेकिन बुशरा ने उसकी मोहब्बत की तौहीन की। जहांगीर को ऐसा सदमा हुआ कि उसने अहद कर लिया कि बाकी उम्र शादी नहीं करेगा। एक तो बुशरा ने उसे सदमा दिया और इससे बड़ा सदमा ये कि उसका बाप भी मर गया और माँ को भी ऐसा रोग लगा कि वो भी जिंदा ना रही और बड़ा भाई उससे अलग हो गया। जहांगीर तन्हा ज़िंदगी गुजारने लगा। उसने एक खानसामा रख लिया था और उसी को उसने ज़िंदगी बना लिया। वो अल्लाह को अपना साथी और अल्लाह ही को अपना सब कुछ समझता था। अमूमन ऐसे लोग शराब पीने लगते हैं या कोई और बदकारी शुरू कर देते हैं।
लेकिन जहांगीर का अंदाज कुछ और था। उसने अपने आप में बनी नोए इंसान की मोहब्बत पैदा कर ली। अब आइए मरियम के घर की तरफ। मरियम की एक बहन थी और दो भाई थे। मरियम सबसे छोटी थी। कुदरती बात यह है कि लड़कियों को बाप के साथ मोहब्बत होती है, लेकिन मरियम का बाप कुछ अजीब सड़ियल मिजाज सा आदमी था। प्यार का जवाब भी गुस्से से देता था। मरियम बाप से प्यार चाहती थी और जब वो छोटी सी थी तो वो बाप को देखकर उसकी तरफ दौड़ती और उसकी गोद में बैठने की कोशिश करती थी, लेकिन बाप उसे परे धकेल और धुतकार देता था। हमारे घरानों में यानी कि चार दीवारी की दुनिया में लड़कियों को इसी तरह गैर अहम और बिन बुलाई मेहमान समझा जाता है और तमाम तर प्यार लड़कों पर मरकूज कर दिया जाता है। मरियम के यहाँ भी यही कुछ होता था। घर में मिठाई आती या कोई ऐसी चीज़ आती जो बच्चों को बहुत पसंद होती है तो वो लड़कों को देती जाती और ये दोनों लड़कियां मुंह देखती रह जाती। मरियम जिद करती तो इसे बड़ी नफरत और हिकारत से वो चीज़ ज़रा सी देती जाती या इसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया जाता। ईदों पर लड़कों के तो कपड़े बन जाते, लेकिन लड़कियों के पुराने कपड़े धुलवा कर इन्हें पहना दिए जाते थे। मरियम बड़ी होती गई और उसने देखा कि उसके माँ बाप आपस में खिंचे खिंचे रहते हैं। कभी तो वो बाकायदा लड़ा भी करते थे और फिर वो दोनों अपना अपना गुस्सा दोनों बच्चियों पर उतारते थे। भाई जब बड़े हुए तो उन्होंने लड़कियों को अपनी नौकरानियां समझ लिया। इनसे जूते पॉलिश करवाते और अगर वो ना करती तो इनकी पिटाई करते थे। मरियम खुदसर और बागी हो गई। यही वजह थी कि भाई इसे अलग पीटते और माँ बाप अलग पिटाई करते थे। मरियम ने अपने बयान में 3-4 वाक़यात सुनाए कि वो किस तरह प्यार की प्यासी थी और इसके लिए उसने जो भी कोशिश की वो नाकाम रही। इसका ज़्यादा वक्त रोने में या उदास और मायूस होकर कहीं बैठे रहने में गुजरता था। इसे स्कूल दाखिल करा दिया गया था और इसी उम्र में उसे घर के कामकाज में भी लगा दिया गया। इसकी बड़ी बहन मरियम के अल्फाज में खुशकिस्मत निकली। इसे टाइफाइड हुआ और इसी से वो फौत हो गई। ये एक सदमा था जो अभी तक मरियम के दिल पर तारी था। यही एक बहन इसकी हमदर्द थी, वो भी ना रही। मरियम का रोज़मर्रा का मामूल ये था कि स्कूल से आती तो माँ इसे बर्तन धोने पर लगा देती। अगर वो इतना सही कह देती कि वो बर्तन थोड़ी देर बाद धोएगी तो माँ उसे गाली गलौज करती और अगर बाप सुन लेता तो वो एक आध गाली के साथ एक दो थप्पड़ भी अता कर देता था। जहांगीर माँ की बिरादरी का आदमी था। शायद बहुत दूर की कुछ रिश्तेदारी भी बनती थी। वो कभी कभी मरियम के घर आया करता था। मरियम का घर साथ वाले महल्ले में था, कोई दूरी नहीं थी। मरियम का बाप भी जहांगीर को अच्छा आदमी समझता था। वजह गालिबन ये थी कि जहांगीर जिंदा दिल और खुश मिजाज आदमी था और उसने कभी कोई घटिया या जली कुटी बात नहीं की थी। हर किसी का दिल रखना जानता था। मरियम की बड़ी बहन मर चुकी थी। जहांगीर मरियम के साथ इसी तरह प्यार करता था जिस तरह बड़े छोटे बच्चों के साथ किया करते हैं। मरियम ने अपने बयान में कहा कि ये वाहिद शख्स था जिससे इसे बचपन में प्यार मिला और वह अक्सर जहांगीर के इंतज़ार में रहती थी। मरियम जब स्कूल जाती थी तो जहांगीर का घर रास्ते में पड़ता था। मरियम इस वक्त 5वीं या 6ठी जमात में थी जब जहांगीर ने बुशरा को तलाक दे दी थी और वह तनहा ज़िंदगी बसर कर रहा था। स्कूल आते जाते कभी जहांगीर इसे नज़र आ जाता तो वो रुक जाती। एक बार वो जहांगीर के घर के अंदर चली गई। वो बच्ची ही थी। इत्तेफाक से जहांगीर घर ही था। जहांगीर ने इसके साथ इसी तरह प्यार किया और शफकत दी जिस तरह बच्चों के साथ किया जाता है। यही एक तिश्नगी थी जो मरियम को बेहाल किए रखती थी। जहांगीर ने इसकी ये तिश्नगी ख़त्म कर दी। मरियम ने अपने बयान में कहा कि वह अक्सर अपने आप से कहा करती थी कि खुदा ने जहांगीर को इसका बाप क्यों नहीं बना दिया। बचपन में इसने अपने दिल में जहांगीर को बाप का दर्जा दे दिया था। जहांगीर ने इसके साथ पूरी तरह शफकत जारी रखी। मैं ज़्यादा तफसीलात और वाक़यात में नहीं जाना चाहता। मेरा ख़याल है कि आप बात समझ गए होंगे कि जो प्यार मरियम को अपने माँ बाप से मिलना चाहिए था वो जहांगीर से मिला। मरियम दरअसल नफ्सियाती मरीज़ा बन चुकी थी। जो जहांगीर उसके दिल में उतरता गया उसके दिल से माँ बाप की मोहब्बत और एहतराम निकल गया। इसके भाई अप्पी यानी कि लड़कपन में भी उसे मारते पीटते और उससे अपना काम करवाते थे। मरियम को अपने इन सगे भाइयों से नफरत हो गई थी।
इस ज़माने में मुसलमान अपनी बेटियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाते थे, 10 जमातों को भी वो बड़ी तालीम समझते थे। मरियम ने मैट्रिक पास कर ली तो इसे घर रोक लिया गया। अब सारे घर के कामकाज इसकी जिम्मेदारी में दे दिए गए और इसके साथ माँ बाप की आपस की लड़ाइयाँ और फिर इनकी सारी फिटकार मरियम के हिस्से में आ गई। माँ बाप ने दोनों बेटों को शहजादा बनाकर रखा और इनकी नाजायज़ ज़रूरतें भी पूरी करते रहे। मरियम किसी न किसी तरह वक्त और मौका ढूंढकर जहांगीर के घर जा पहुंचती और उसका घर संवारने लगती थी। मसलन बर्तन इधर उधर पड़े होते तो वो उठाकर सही जगहों पर रखती, जहांगीर का बिस्तर ठीक करती, जो होता ही ठीक था। लेकिन मरियम को उसके घर के साथ उन्स हो गया था, क्योंकि उसे प्यार इसी घर से मिलता था। एक रोज़ जहांगीर ने उसे कहा कि वो अब इसके पास ना आया करे, क्योंकि वो जवान हो गई है और वो कितना ही नेक पाक क्यों ना हो, इसके लिए गैर मर्द है और फिर लोगों के मुंह बंद नहीं किए जा सकते। मरियम ने कहा कि लोग मेरे मुंह पर आकर मुझे बदनाम और रुस्वा करें तो भी वो परवाह नहीं करेगी। जहांगीर ने इसे कहा कि वो ना आया करे, उसकी बजाय वो खुद उसके घर आ जाया करेगा। मरियम ने ये भी कबूल ना किया। नफ्सियात के डॉक्टरों से पूछें, वो आपको बताएंगे कि मरियम की तरह प्यार की तरसी हुई लड़कियां अमूमन किसी न किसी के धोखे में आकर ख़राब हो जाती हैं और इस किस्म के फरेबकार इन्हें गुम ही कर देते हैं। मरियम के किरदार में ऐसी कोई कमज़ोरी पैदा ना हुई, अलबत्ता वो ज़हनी लिहाज से ठीक ना रही। जहांगीर के पास जाकर वो बिल्कुल ठीक हो जाती थी। ये जहांगीर ही का असर था कि उसने मरियम को भटकने या ख़राब ना होने दिया और उसके किरदार में शराफत और पाकीज़गी कायम रखी। मरियम की उम्र 17-18 साल हो गई तो उसके रिश्ते के ख्वाहिशमंद आने लगे। इसके माँ बाप देखने लगे कि इस लड़की का रिश्ता किसे दिया जाए। जब तक माँ बाप ने किसी को पसंद न किया, मरियम खामोश रही। आखिर एक लड़का पसंद कर लिया गया। मरियम से तो माँ ने पूछा ही नहीं कि इसे ये लड़का अच्छा लगता है या नहीं। इसकी शादी हुक्मन की जा रही थी। एक रोज़ मरियम ने माँ से साफ कह दिया कि वो इस लड़के के साथ और किसी और के साथ भी शादी नहीं करेगी। ये तो एक बम था जो मरियम ने अपने घर में गिरा दिया। बाप को पता चला तो उसने मरियम की पिटाई कर दी। भाइयों ने भी इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। मरियम पूरी तरह बागी हो गई। उसने कहा, बेहतर है कि मुझे जान से मार दो, वरना मैं शादी के ऐन मौके पर कह दूंगी कि इस लड़के को कबूल नहीं करती। मरियम का ये रवैया सारे महल्ले को मालूम हो गया और औरतों की ज़बानी इस लड़के के घर तक पहुंच गया जिन्हें मरियम का रिश्ता दिया जा रहा था। इन लोगों ने पैगाम भेजा कि वो इनकी बेटी को कबूल नहीं करेंगे और ये रिश्ता मनसूख समझा जाए। मरियम को इसकी भी सज़ा दी गई, लेकिन मरियम पत्थर हो चुकी थी। अब वो दिलेरी से जहांगीर के घर जाती और कुछ वक्त गुजारती। जहांगीर की उम्र 50 के करीब पहुंच गई थी। जहांगीर ने भी इसे समझाया कि वो माँ बाप को यूँ जलील और परेशान ना करे और शादी कर ले। मरियम कहती थी कि इसके माँ बाप ने इसे जिस जहन्नम में पाला है, इसका असर इसके जहन में है और इस पर वो काबू नहीं पा सकती। वो माँ बाप का कहना मानना चाहती थी तो इसके अंदर कोई ऐसी कुव्वत थी जो इसे इनकार पर मजबूर कर देती थी। मरियम को घर में अछूत की हैसियत दे दी गई। एक रोज़ उसने ऐलान कर दिया कि वो जहांगीर के साथ शादी करेगी। ये एक और बम था जो उसने अपने घर में गिरा दिया था। इसके धमाके से माँ बाप और भाइयों के होशो हवास उड़ गए। इनके लिए एक सदमा ये था कि मरियम अपनी उम्र का कोई रिश्ता कबूल नहीं करती थी और अब दूसरा सदमा ये हुआ कि इनकी बेटी का दिमागी तवाज़न बिगड़ गया है। मरियम के माँ बाप और उसके भाई, जो बड़ी अच्छी तालीम भी पा चुके थे, ये समझने की अहलियत नहीं रखते थे कि मरियम जहांगीर को क्यों इतना ज़्यादा चाहती है कि उसके साथ शादी का फैसला कर रही है। उन्होंने अपनी फितरत के मुताबिक ये सोचा कि लड़की जहांगीर से मिलती मिलाती रहती है और जहांगीर ने इसे फांस लिया होगा और इस पर न जाने कैसा जादू कर दिया है कि लड़की इससे शादी करने के लिए आमादा हो गई है। मरियम के माँ बाप जहांगीर के सर पर जा चढ़े और इस पर इल्ज़ाम ठूसा कि इसने इनकी बेटी को गुमराह कर दिया है। जहांगीर ने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो मरने मारने पर तुले हुए थे। जहांगीर ने अपने बयान में एतराफ़ किया कि मरियम को वो किसी और हैसियत से चाहता था, लेकिन मरियम ने इसे बालिहाना तरीके से उसके साथ प्यार और मोहब्बत का इजहार किया कि इसमें मर्दों वाली कमज़ोरी पैदा हो गई और इसने भी ये फैसला कर लिया कि लड़की राज़ी है तो इसके साथ शादी कर लेगा।
इस तरह जहांगीर के प्यार और मोहब्बत का अंदाज और रंग बदल गया। मरियम के बाप ने जहांगीर का अपने घर में आना बंद कर दिया और ये बात दूर तक पहुंची। मरियम के भाइयों ने जहांगीर को किसी की मारिफत धमकियां दी, जिनके जवाब में जहांगीर ने कहा कि अब वो इनकी बहन के साथ शादी करके ही रहेगा। मरियम पर एक और रिश्ता ठूसने की कोशिश की गई, जो मरियम ने ठुकरा दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि वो घर से निकल जाएगी और जहांगीर के घर पहुंच जाएगी और वहां शादी कर लेगी। ये बात खासी लंबी है, मैं इसे मुख्तसर करके सुनाता हूँ। ये मसला बिरादरी के पंचों तक पहुंचा। जहांगीर गजेटेड अफसर हो चुका था और सोसाइटी में इसे बड़ा ही बाइज्जत मकाम हासिल हो गया था, जिसकी वजह ये थी कि वो हर किसी के दुख सुख में शरीक होता था और इसने लोगों के साथ नेकी ही की थी। इसके खिलाफ किसी को कोई शिकायत नहीं थी। बिरादरी के पंचों यानी कि बुजुर्गों ने हालात का जायजा लेकर और मरियम का रवैया देखकर और फिर जहांगीर की हैसियत और किरदार देखकर यह फैसला दे दिया कि लड़की की शादी जहांगीर के साथ कर दी जाए। इस तरह एक रोज़ जहांगीर और मरियम की शादी हो गई। इसके साथ ही भाइयों ने मरियम के साथ क़िते ताल्लुक़ कर लिया, जिसकी मरियम को कोई परवाह नहीं थी। मरियम को यूं सुकून और रूहानी इत्मीनान मिला जैसे वो जहन्नम से निकलकर जन्नत में आ गई हो। ये इस प्यार का करिश्मा था जो इसे इसके माँ बाप से मिलना चाहिए था, लेकिन वो जहांगीर से मिला जो उम्र में उसके बाप से भी बड़ा था। शऊरी तौर पर जहांगीर को अपना बाप समझता था, वो बाप जिसके दिल में उसका प्यार था और शफकत भी थी। एक साल प्यार और मोहब्बत में हंसते खेलते गुजर गया। मरियम ने अपने बयान में बताया कि तलखियाँ ख़त्म हो गई थीं। मरियम का यही फितरी मुतालबा था। एक साल गुजर गया तो जहांगीर का रवैया बदलने लगा। यहाँ फिर नफ्सियात सामने आ जाती है। ये इस बूढ़े आदमी की नफ्सियात होती है जो मरियम जैसी कम उम्र लड़की के साथ शादी कर लेता है। बुढ़ापा ऐसे खामिद को एक किस्म के एहसास कमतरी में मुब्तला कर देता है। मर्द की ज़ात में ये एहसास पैदा हो जाता है कि वो नौजवान बीवी के लायक नहीं। अगर बीवी कोई शिकायत ज़बान पर नहीं लाती तो इसका मतलब यह है कि वो अंदर ही अंदर कुढ़ रही है या उसने दरबर्दा कोई ज़रिया पैदा कर रखा है, यानी उसने किसी के साथ दोस्ती लगा रखी है। मैंने आपको 2-3 कहानियाँ सुनाई भी हैं कि इस किस्म के बूढ़े खामिदों ने अपने जवान बेटों पर भी शक किया कि उन्होंने अपनी नौजवान सौतेली माओं के साथ कोई दोस्ती लगा रखी है। ऐसा बूढ़ा खामिद अपने जवान बेटे को भी अपना दुश्मन समझने लगता है। जहांगीर में भी यही नफ्सियाती अमल या रद्द अमल शुरू हो गया। उसने अपने बयान में अखलाकी ज़रूरत का मुजाहरा करते हुए साफ अल्फाज में बताया कि वो जब देखता था कि मरियम बड़ी खुश रहती है तो इसे शक होने लगा कि इस कमसिन लड़की ने किसी को दोस्त बना रखा है। इसका असर ये हुआ कि जहांगीर ने मरियम को शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिया। कुछ तो इसकी तबीयत पहले ही वहमी सी थी, अब ये वहम पहले से भी ज़्यादा हो गया। वो बात बात पर मरियम को टोकने लगा। दफ्तर से आता तो इससे पूछता कि वो छत पर गई थी या नहीं। अगर वो कह देती कि गई थी तो जहांगीर पूछता किसे देखने गई थी और फिर इस पर इल्ज़ाम थोप देता। मरियम ने अलग बयान में कहा कि वो जिस जहन्नम से निकली थी वो जहन्नम असर-ए-नौ पैदा होने लगा और इसकी जन्नत जहन्नम में बदलने लगी। यहाँ ये बात समझने की कोशिश करें कि अगर मरियम ने अक्ल को इस्तेमाल करके जहांगीर के साथ शादी का फैसला किया होता, वो अब भी अक्ल को इस्तेमाल करके जहांगीर के शकूक को रफ़े कर सकती थी और इसकी नफ्सियात को समझती। लेकिन जहांगीर के साथ शादी का फैसला जो मरियम ने किया था, इसके पस मंज़र में इसकी नफ्सियाती महरूमियाँ और जज्बाती घुटन थी। यही तलखियाँ थीं जिन्होंने मरियम को अपने माँ बाप और भाइयों का दुश्मन बना दिया था। अब जहांगीर ने इसके साथ वैसा ही सलूक शुरू कर दिया तो मरियम फिर उसी डगर पर आ गई कि ये शख्स तो इसका दुश्मन है। यूँ समझें कि सपेरे जिन सांपों को पालते हैं इनका जहर मार कर रखते हैं या इनमें जहर पैदा नहीं होने देते। मरियम वो नागन थी जिसका जहर जहांगीर ने अपने प्यार और शफकत से मार दिया था। इस नागन ने मौका देखा और शह मिली तो इसके अंदर फिर वही जहर पैदा हो गया। अब वो फिर डसने के लिए तैयार थी। माँ बाप के घर में उसके अंदर जो खुदसरी और सरकशी पैदा हुई थी, इसे जहांगीर ने दबा दिया था, लेकिन अब फिर इसमें सरकशी और खुदसरी ने सर उठाया। एक रोज़ जहांगीर ने कुछ ऐसा ही शक किया तो मरियम ने इसे खरी खरी सुना डाली। जहांगीर ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। ये आखिरी हद थी मरियम की बर्दाश्त की।
इसने अपने बयान में कहा कि वो जहांगीर से इंतकाम लेने के तरीके सोचने लगी। इत्तेफाक की बात देखें कि इन्हीं दिनों इसकी बेतकल्लुफ़ी बुशरा के साथ पैदा हो गई। ये मैं पहले बुशरा की ज़बानी सुना चुका हूँ कि इस औरत ने मरियम की अकल किस तरह अपने कब्ज़े में ले ली थी। मरियम भरी बैठी थी और वो समझी कि इसे जो प्यार मिला था वो इससे फिर महरूम हो गई है। इसने अपने बयान में कहा कि बुशरा ने इसे तरीका बताया कि जिससे जहांगीर से निजात हासिल की जा सकती थी। मुख्तसर ये कि मरियम ने बुशरा के बयान की तस्दीक कर दी। उसने साफ अल्फाज में कहा कि जमाली ने जहांगीर को कत्ल करने का ये तरीका बताया था। दरअसल ये एक वालिद जुर्म या सच्चा बयान जहांगीर पहले ही हमें दे चुका था और उसने मरियम की हौसला अफजाई की थी और उसे कहा था कि वो सच बोले और जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल सही बयान करे। मरियम ने इसके कहने पर पूरा अमल किया। उसने अपने बयान में ये भी कहा कि वो फैसला कर चुकी थी कि जहांगीर को इस तरह मरवा कर वो खुदकुशी कर लेगी। इसके साथ इसके जहन में वो जवान आदमी भी था जिसके मुतालिक बुशरा ने उसे बताया था। मुख्तसर ये कि मरियम एक बड़े ही ख़तरनाक दोराहे पर पहुंच चुकी थी और फैसला नहीं कर पा रही थी कि कामिद को मरवा कर वो क्या करेगी। एक तो ये वारदात अजीब व गरीब थी और फिर जिस तरह जहांगीर और मरियम ने बयान दिए वो भी हैरान कुन बात थी। हैरान कुन इसलिए कि इतना सच या इतनी दिलेरी से सच कोई अल्लाह का ख़ास बंदा ही बोलता होगा। ये कहानी एक और ही मकाम पर आन पहुँची। इसके मुतालिक जहांगीर ने मुझे अलग बयान दिया और मरियम ने अलग दिया और दोनों के बयान एक दूसरे की तस्दीक करते थे। वो रात आई जब जमाली ने जहांगीर के घर आकर उसका गला दबाना था और उसकी लाश को छत के पंखे के साथ लटकाना था। जहांगीर को तो मालूम ही नहीं था कि ये रात इसकी ज़िंदगी की आखिरी रात हो सकती है। वो तो रोज़मर्रा की तरह सोया और फिर नींद ने इसे बिल्कुल ही बेखबर कर दिया। मरियम को नींद नहीं आ रही थी। किसी को सोते में कत्ल कर देना आसान है लेकिन कत्ल करना आसान काम नहीं। ये कत्ल ऐसी नौइयत का था जो एक खौफनाक ड्रामा था। मरियम को पूरी तरह यकीन नहीं था कि ये ड्रामा कामयाब हो जाएगा। इसे ये डर भी था कि जमाली के आने से पहले ही जहांगीर की आंख न खुल जाए। मरियम लेट तो गई लेकिन नींद न आई। उसके जहन में कशमकश जारी हो गई और जमाली के आने का वक्त करीब आ गया। मरियम ने बाहर वाला दरवाज़ा खुला रखा था, सिर्फ किवाड़ बंद थे। जब रात आधी गुजर गई और अब किसी भी लम्हे जमाली ने आ जाना था, मरियम उठ बैठी। कमरे में 0 नंबर का नीला बल्ब जल रहा था। उसने सोए हुए जहांगीर को देखा। वो गहरी नींद सोया हुआ और सुकून की सांसें ले रहा था। मरियम की नज़रें उसके चेहरे पर जम गईं। आहिस्ता आहिस्ता मरियम का जहन पीछे गुजरे हुए दिनों की तरफ चल पड़ा। उसे अपने घर की अज़ियतें और तलखियाँ याद आईं और फिर से वो जहांगीर याद आया जो उसके मजरूह जज्बात को प्यार से सहला लिया करता था। आज रात मरियम इसी जहांगीर को कत्ल कर रही थी। फिर यूँ महसूस हुआ जैसे वो अपने प्यार और अपनी मोहब्बत को नज़र आतिश कर रही हो। मरियम ने अपने बयान में कहा कि वो जब जहांगीर के चेहरे को देख रही थी तो जहांगीर न जाने क्या ख्वाब देख रहा था कि उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। ये मुस्कुराहट एक तलवार बन गई और ये तलवार मरियम के दिल में उतर गई और फिर उसने ऐसे महसूस किया जैसे इसके दिल में जो जहर भर गया था वो बह निकला हो। मरियम के हाथ जहांगीर के चेहरे की तरफ बढ़े। वो इसके चेहरे को हाथों में लेना चाहती थी कि जहांगीर की आंख खुल गई और वो मरियम को अपने पास बैठा देखकर उठ बैठा और पूछा कि वो क्यों जाग रही है। मरियम इसके साथ बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। जहांगीर ने अपने बयान में कहा था कि इसे पता नहीं चल रहा था कि मरियम को हो क्या गया है। इसकी तो रोते रोते हिचकी बंद गई थी। जहांगीर इसे झंझोड़ कर पूछता था कि इसे हुआ क्या है। मुझे अपने हाथों कत्ल कर दें, मरियम ने रोते हुए कहा। मेरा गला घोंट दें, मैं आपके प्यार की कीमत नहीं चुका सकी और मुझसे आप नाराज़ हैं। जहांगीर के दिल में उसकी मोहब्बत तो थी ही। उसने मरियम को अपने करीब कर लिया और कहा कि इसे इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं। मरियम ने जहांगीर को बताया कि आज रात वो इसे कत्ल करवाना चाहती थी और जमाली आने ही वाला होगा। जहांगीर हैरत ज़दा होकर देखने लगा लेकिन मरियम रो रो कर उसे बता रही थी कि वो न जाने किस पागलपन में ये ड्रामा रचा बैठी थी। लेकिन अब वो दिल से सारी कदूरत निकाल चुकी है और मोहब्बत के जवाब में वो बता रही है कि मौत जहांगीर की तरफ बढ़ी आ रही है।
مختصر یہ کہ اس نے جہانگیر کو بتا دیا کہ بشرا نے کیا طریقہ سوچا تھا اور جمالی اس طریقے پر عمل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جہانگیر نے اپنے بیان میں اس واقعے کی پوری تفصیل سنائی اور کہا کہ مریم کی حالت ایسی تھی کہ اس کے دل سے مریم کے خلاف سارے وہم اور ساری شکایتیں نکل گئیں، بلکہ اسے اس لڑکی پر ترس آنے لگا کہ اپنے باپ کے گھر کی اذیتوں میں پڑی رہی اور اسے مجھ سے محبت ملی تو میں نے اس پر بیہودہ الزام تھوپے۔ جہانگیر نے مریم سے کہا کہ جمالی کو آنے دو، تم باہر دروازے پر چلی جاؤ اور اسے کہنا کہ جہانگیر شام کو گھر آیا تھا اور اسے اچانک آگرہ جانا پڑا ہے اور وہ کل شام کو واپس آئے گا، اس کے بعد میں سنبھال لوں گا۔ جہانگیر نے مریم کو بتایا کہ بشرا اس کی ہمدردی میں نہیں بلکہ اس کے ذریعے جہانگیر سے انتقام لے رہی تھی۔ مریم باہر چلی گئی اور باہر والے دروازے کے ساتھ اندر کی طرف جا کھڑی ہوئی۔ جہانگیر صحن میں آ گیا اور ڈیوڑی کے اندر والے دروازے کے ساتھ کھڑا رہا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ باہر والا کواڑ کھلا اور جمالی اندر آیا۔ مریم نے اس کا استقبال کیا اور کہا کہ آج شام جہانگیر گھر آیا اور کسی سرکاری کام کے لیے فوراً ہی آگرہ کے لیے روانہ ہو گیا تھا اور کل شام واپس آئے گا، اس لیے یہ کام کل رات کریں گے۔ جمالی غنڈہ اور بدمعاش تھا اور وہ جرم و گناہ کی دنیا کا بندہ تھا۔ اس نے سنا کہ جہانگیر گھر میں نہیں اور مریم گھر میں اکیلی ہے تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور مریم سے کہا کہ چلو یہ بھی اچھا ہے، آؤ اندر چلتے ہیں اور آج تھوڑا سا جشن ہی منا لیتے ہیں، تمہارا کام آج نہیں تو کل ہو ہی جائے گا، چلو اندر۔ اس کے ساتھ ہی جمالی نے باہر والے دروازے کی چرخنی چڑھا دی اور مریم کو ہاتھ سے پکڑا۔ مریم سمجھتی تھی کہ یہ اس کے ساتھ اندر کیوں آ رہا ہے۔ اس نے جمالی سے کہا کہ وہ واپس چلا جائے اور وہ اسے اندر نہیں آنے دے گی۔ بے وقوف لڑکی، جمالی نے کہا، میں اس کام کے کئی ہزار روپے لیا کرتا ہوں اور تمہارا یہ کام مفت کر رہا ہوں اور تم ہو کہ مجھے مایوس کر کے گھر سے نکال رہی ہو، میں جہانگیر جیسا بوڑھا تو نہیں۔ مریم نے لپک کر باہر والے دروازے کی چرخنی کھول دی اور جمالی سے کہا کہ وہ چلا جائے اور پھر یہاں کبھی نہ آئے، لیکن جمالی نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اندر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ مریم اچھل کود کر رہی تھی۔ جمالی نے اسے کمر سے اٹھانے کی کوشش کی لیکن مریم پوری طرح مزاحمت کر رہی تھی۔ جہانگیر ڈیوڑی والے دروازے کے ساتھ صحن کی طرف کھڑا تھا۔ اس نے جوں ہی دیکھا کہ جمالی دست درازی پر اتر آیا ہے تو وہ دبے پاؤں دوڑتا باورچی خانے میں گیا اور وہاں سے مرچ مسالہ رگڑنے والا ڈنڈا لے آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈنڈا کتنا وزنی ہوتا ہے۔ جہانگیر نے اپنے بیان میں بتایا کہ اس کا ارادہ قتل کا نہیں تھا، ایسا ارادہ ہوتا تو وہ باورچی خانے سے چھری لے کے آتا۔ جہانگیر ڈیوڑی میں داخل ہوا۔ ڈیوڑی میں اندھیرا تھا، سوئچ اندر والے دروازے کے ساتھ تھا۔ جہانگیر نے سوئچ آن کر کے ڈیوڑی روشن کر دی۔ اس وقت جمالی مریم کو اندر والے دروازے کی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ اس نے مریم کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ جہانگیر نے اتنا وزنی اور موٹا ڈنڈا گھما کر پوری طاقت سے جمالی کے سر پر مارا۔ جمالی کے ہاتھ سے مریم کا بازو چھوٹ گیا اور وہ چکرا کر گرا۔ جہانگیر نے دیکھا تو جمالی ابھی سانس لے رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ ہوش میں آئے تو اسے گھر سے باہر نکال دے۔ وہ جمالی کو اور زیادہ مارنا نہیں چاہتا تھا۔ مریم نے گھبرا کر جہانگیر سے کہا کہ دیکھیں یہ مر ہی تو نہیں گیا۔ جہانگیر نے جمالی کی نبض دیکھی، پھر دل پر ہاتھ رکھا اور پھر انگلی اس کی ناک پر رکھی تو پتہ چلا کہ وہ تو مر چکا ہے۔ مریم بہت ہی گھبرائی لیکن جہانگیر ذرا بھی گھبرایا ہوا نہیں تھا۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جہانگیر نے بتایا کہ اس وقت جمالی کی ناک اور منہ سے ذرا سا بھی خون نہیں نکلا تھا۔ جہانگیر نے اپنے بیان میں کہا کہ اس پر کچھ ایسی کیفیت طاری ہو چکی تھی جس میں ذرا سا بھی خوف نہیں تھا کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ بشرا نے اس سے انتقام لینے کے لیے مریم کو استعمال کیا تھا اور جمالی کو بھیجا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ بشرا کا خامند اسے واپس دے دوں۔ اس نے جمالی کی لاش اس طرح اپنے کندھے پر اٹھائی کہ لاش کا سر جہانگیر کی پیٹھ کے پیچھے لٹک رہا تھا اور ٹانگیں آگے کو تھیں۔ جمالی دبلا پتلا آدمی تھا اور اس کے مقابلے میں جہانگیر گٹھا ہوا اور تندرست تھا۔ اس طرح جہانگیر بے خوف و خطر جمالی کی لاش اٹھائے اس کے گھر پہنچا، دروازے کا کواڑ کھولا اور اسے دروازے کے اندر پھینکا اور وہاں سے بڑے اطمینان سے واپس آ گیا۔ وقت آدھی رات کے بعد کا تھا اس لیے گلیاں سنسان پڑی تھیں۔ اسے جاتے اور آتے کسی نے بھی نہ دیکھا۔ وہ خون کے قطرے جو گلیوں میں دیکھے گئے تھے، ان کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ جمالی کا دماغ پھٹ گیا تھا اور اس کا خون اندر ہی جمع ہو گیا تھا۔
जहांगीर ने जब लाश उठाई और उसका सर पीछे को लटका तो खून नाक के रास्ते बाहर गिरता रहा। जहांगीर ने बताया कि जब वो वापस आया तो मरियम ने उसे बताया कि उसके कपड़ों पर पीछे की तरफ खून लगा हुआ है। मरियम ने इसी वक्त वो कपड़े अच्छी तरह धो डाले। वारदात की बात तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इससे आगे जो कहानी है वो पुलिस के अंदर का मामला है कि किस तरह केस तैयार किया जाए कि मुलजिमों को सज़ा हो। अगर ये केस मेरे थाने का होता तो मैं जहांगीर को गिरफ्तार तक न करता। मकतूल जुर्म पेशा और गुंडा था और इसे बीवी ने इस्तेमाल किया था और बीवी भी अच्छे किरदार की नहीं थी, लेकिन मजबूरी ये थी कि ये क्राइम ब्रांच थी जहां हम कोई रियायत नहीं कर सकते थे। सब इंस्पेक्टर जगत सिंह सिद्धू ने अचानक मुझे बाजू से पकड़ा और इशारा किया कि मैं इसके साथ दूसरे कमरे में चलूं। मैं इसके साथ दूसरे कमरे में चला गया। क्या ख्याल है मलिक जी, उसने कहा, अगर ये मेरे थाने का केस होता तो मैं यहीं गोलमोल कर देता। इन मियाँ बीवी को तो मैं कभी सज़ा नहीं होने दूंगा। मुझे सिद्धू की ये बात सुनकर खुशी हुई। वो मेरे ख्याल और इरादे की तायद कर रहा था। हमने आपस में तय कर लिया और फिर जहांगीर, मरियम और बुशरा को बाकायदा गिरफ्तार करके इनके खिलाफ केस तैयार करना शुरू कर दिया। अमूमन यूँ होता है कि ये यकीन हो जाए कि यही शख्स असल मुजरिम है, लेकिन शहादत की कमी है तो ये कमी पूरी कर ली जाती है, जिसे पैडिंग कहते हैं। मकसद ये होता है कि मुजरिम बचकर न जाए, लेकिन इस केस में हमने ज़रा सी भी पैडिंग न की और दानिस्ता ऐसी दो कमज़ोरियाँ रख दी जिनकी जिम्मेदारी हम पर आयद नहीं हो सकती थी और इन्हें कोर्ट में ही जाकर जाहिर होना था। बहरहाल ये पुलिस के अंदर के मामले हैं जो आपकी दिलचस्पी के नहीं हैं। आपको कहानी सुना दी है। हुआ ये कि सेशन कोर्ट में केस चला तो सेशन जज, जो एक हिंदू था, बहुत ही काबिल कानूनदान था। उसने तीनों को बरी कर दिया। उसका फैसला खासा लंबा था। इसमें इसने एक फ़िक्रा भी लिखा कि अकल तस्लीम नहीं करती कि एक मोअज़्ज़िज़ आदमी जिसने कभी छोटे से जुर्म की भी नहीं सोची थी, वो एक आदमी को कत्ल कर दे और फिर उसकी लाश उठाकर उसके घर छोड़ आए। ये तो सेशन जज के अल्फाज थे। मुझे जहांगीर के अल्फाज भी आज तक याद हैं। मैंने बुशरा का खामिन उसे वापस कर दिया था।